जीवा की एक वैल्यू भी है, उसको सद्भाव बोलते हैं हम लोग। तो एवरी एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड इन दैट। नाउ दिस आर्म हैज ए फ्रीडम, वो किसी भी चैनल में घुस सकता है। अगर वो हार्ट में चला गया तो कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन में आएगा तो स्ट्रोक आ जाएगा। क्या ये इनोवेशन, फ्यूजन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड, इज इट हेल्पिंग अस? देखिए, फ्यूजन इज कंफ्यूजन। आपने कहावत सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट, है ना? लेकिन हम लोग कहते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। पूर्व जन्म का जो कर्म है उससे भी तो रोग आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि जहाँ बन गया आम, हो गया काम तमाम। नमस्कार, वेलकम टू जैन रसोई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ कॉन्शियस तो हम सब हैं ही, और हम बहुत सारे एक्शंस भी ले रहे हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे जैसा आप चाह रहे थे? तो क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? इन्हीं सभी गलतियों को जानने के लिए आज का हमारा पॉडकास्ट है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हम जान पाएँ कि हमारी रोज़मर्रा की जीवन में हम ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद हम हेल्दी नहीं बन पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे किसी को वज़न घटाना है, बहुत कोशिश की बट वज़न घट ही नहीं पा रहा। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में एक छोटे से गैराज से की और आज ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, जीवा आयुर्वेदा। तो आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर प्रताप चौहान फ्रॉम जीवा आयुर्वेदा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जैन रसोई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो आज हम जगह बैठे हैं, जीवा ग्राम, हाँ जी, यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ और मैं जितनी बार यहाँ पे आई हूँ मुझे आके यहाँ पे एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुकून सा महसूस होता है। और ये इतनी वेल मेंटेन जगह है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता, विश्वास नहीं होता मैं फरीदाबाद में हूँ, मैं यहीं की पली बड़ी हूँ हालांकि। देखो, सबसे पहले तो आपका जीवाग्राम में स्वागत है। और ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, बहुत लोग हमें बताते हैं कि यहाँ जब वो आते हैं, ऐसे कहने को ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की कोई फीलिंग तो आती नहीं है। जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है अपने घर में ही हम हैं, क्योंकि इसका जो पूरा आर्किटेक्चर जो हमने बनाया इसके पीछे पूरी वास्तु या फिर जो हमारे जो एक फ़िलासफ़ी होती है कि ज़मीन से जुड़ना। क्योंकि हीलिंग इज़ नॉट जस्ट गिविंग सम थेरेपीज, इतना नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो व्यक्ति आता है यहाँ पर, उसका मन जो है वो शांत रहे, उसके मन को थोड़ा सा प्रसन्नता मिले। साथ में जो है, जो पूरा बनाया है, आपने देखा होगा कि पूरे बिल्डिंग के अंदर जो है मिट्टी का, उसमें मिट्टी में कुछ हर्ब्स मिलाई हैं, चंदन, हल्दी, नीम, उसका लेप है। हाँ, वही मैं देख रही थी, यहाँ दीवारों पे कोई केमिकल नहीं है। इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, ग्रीन बिल्डिंग है, ऑक्सीजन लेवल इसमें अधिक रहता है, तो ये सारे हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लस आप जब और डिटेल में जाएंगे तो जो यहाँ का खाना है, आपका प्रोग्राम ही जैन रसोई है, तो यहाँ भी जैन भोजन ही मिलता है, बिना प्याज लहसुन का, और बिल्कुल सात्विक भोजन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो यहाँ पर मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग। आपको जब रिकवरी कर रहे होते हैं किसी रोग से, आप जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद में फूड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेडिसिन। तो इसलिए वो यहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि हम घर में लौकी खाते थे, लेकिन इतनी टेस्टी लौकी हमने कभी नहीं खाई। ये बात तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट मुझे यहाँ आना होता है, मैं घर से खाना खा के नहीं आती हूँ कि यहीं खाना खाने वाली हूँ। हाँ, तो उसका क्या है कि एक पूरा जो हमारा एक, अगर हम कहें तो हमारी बल्कि जीवा की एक वैल्यू भी है, उसको सद्भाव बोलते हैं हम लोग। तो एवरी एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड इन दैट। उसको हम एक बाकायदा, एक वैल्यू है हमारी, कोर वैल्यू है कंपनी की। तो सद्भाव से काम करना, प्यार से काम करना, प्यार से भोजन बनाना, ताकि उसमें वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के पीछे जो भावना है, ताकि वो भावना हम तक फिर इसके साथ साथ केवल हम आयुर्वेदिक थेरेपी नहीं करते, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से कुछ सीख करके जाए। तो उसको कुछ हम रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, साथ में उसको उसकी प्रकृति कौन सी है, ताकि वो जब वापस ठीक होके जाए तो कुछ अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें वो यहाँ से लेकर के जाए। यानी कि यहाँ से सीखा और फिर उसको कंटिन्यू करा घर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। छोड़े तो नहीं। बहुत सारी थेरेपीज हैं, साथ में योग है, मेडिटेशन है, मुद्रा है, राग चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी जिसको कहते हैं। रूरल किचन हमने एक यहाँ बनाया हुआ बड़ा स्पेशल, जहाँ पर जैसे पुराने समय में चूल्हे पर रोटी बनाते थे, आजकल थोड़ा ट्रेंड भी चल रहा है
कि आटा पीसना। हाँ, गुड़गांव में भी आ गया ये हाँ जी, चूल्हे हाँ जी, का खाने हाँ जी, वाला हाँ जी। ट्रेंड। दूध बिलो के उसके छाछ मैं बनाना। इस सर्दी में पक्का से यहाँ आकर पूरा एक डेफिनेटली। रहने वाली हूँ तो और एक ओवरऑल कोर्स करने काफी वाली हूँ। अच्छा हीलिंग प्लेस है। और गुड पार्ट इज इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम एनसीआर में। ऐसी कोई लोकेशन मिलेगी नहीं आपको, या तो कहीं केरल वगैरह में जाना ये पड़ेगा। बात तो सच है। आई थिंक ऐसी नहीं, जो केरल वगैरह में मिलती है उससे फार बेटर है हाँ ये। जी, हाँ जी, थैंक यू। मैंने देखा यहाँ पर पीछे एक नक्षत्र वन भी बना है। मैं हाँ बहुत जी। अमेज थी उसको देखकर कि किस तरह से ज्योतिष के सारे 27 नक्षत्रों हाँ को जी, हाँ जी। एक एक पेड़ के साथ एसोसिएट किया गया और हमारी जो प्रकृति है उसके साथ वहाँ हाँ, पर पूरा नवग्रह explain किया नवग्रह गया, और नक्षत्र के साथ उसको जोड़ा है। क्योंकि जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है उसका कनेक्शन हमारे जो कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए और उस नक्षत्र का कौन सा पेड़ है, उसका कौन सा मंत्र है, या फिर वो कौन से दोष को बढ़ाता है, वात को बढ़ाएगा, अच्छा, पित्त को ओके। बढ़ाएगा। ये सारी पूरी साइंस है ये पूरी। ओह, वाह। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग इसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं हम उसको भी जोड़ते हैं उसके साथ। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसमें चंद्र राशि वाला नक्षत्र देखेंगे ना? हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। तो मेरा नक्षत्र मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं आज कुछ सवालों के साथ आई हूँ और मेरे बहुत सारे प्रश्न अपने जीवन से उठ के आए हैं और अपने आसपास के लोगों से आए हैं। जी। मुझे लगता है कि सभी लोग हेल्थ के पीछे भाग तो रहे हैं, ये बात तो सच है, बट कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मेरा जो पहला प्रश्न है वो है विरुद्ध आहार को लेकर। हाँ जी। मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पर कि बनाना शेक यानी कि केले और दूध का कॉम्बिनेशन या ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मैंगो शेक। मैंगो शेक, हाँ जी। ये हमारे स्किन प्रॉब्लम्स या और बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ कंफ्यूजन है। वो जो क्या हॉट चॉकलेट फज और आइसक्रीम मिला के चॉकलेट में पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग तो आजकल। प्लीज आप हमें विरुद्ध आहार के बारे में कुछ इस प्रकार बताएं कि मैं आज से घर जाकर समझ पाऊं कि ये विरुद्ध है, मुझे इसको इसके साथ नहीं लेना है, ऐसा कुछ आप। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ना, जैसे आपने कहा कि हेल्थ का ट्रेंड तो चल रहा है, काफ़ी लोग आजकल इसमें फॉलो करते हैं। लेकिन आप जब भी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले बेसिक है उसका बेसिक सोर्स कहाँ है, नॉलेज कहाँ मिलेगी आपको। अब नॉलेज कौन दे रहा है? ऐसे लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हेल्थ एक्सपर्ट भी नहीं है, वो पता नहीं क्या है, और उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोग बेचारे उनको फॉलो करके और उसको करते हैं। तो आयुर्वेद जो है, जो कि हम एक तरह से कहें तो वो डेफिनेटली एक हेल्थ साइंस है, हमारी पुराने समय से चली आ रही है। तो उसमें बहुत सारे विषयों का वर्णन किया। उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको विरुद्ध आहार बोलते हैं, यानी कि इनकम्पेटेबल फूड्स को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसको मिक्स किया तो क्या होगा कि वो पचेगा नहीं, अंदर जाके पचेगा नहीं। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। एनीथिंग विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको हमारी आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं आम। कभी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि मुझे आम आ रहा है। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आम इज ए म्यूकस टाइप ऑफ मटेरियल। म्यूकस होता है, चिकना पदार्थ होता है। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं ना कि मोशन में मुझे आम आ रहा है। ऐसा सुना होगा आपने, डिसेंट्री जब हो जाती है। लेकिन ये आम जो है, ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि बेसिक फंडामेंटल ऐसा एक टॉक्सिक मटेरियल है जो बहुत सारे रोगों को पैदा करता है। तो आप जो खाना खा रहे हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है? आपको एनर्जी चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, इसीलिए तो खाना खाता है आदमी। लेकिन आप उस खाने को अगर गलत तरीके से मिक्स करके खाएंगे, जैसे आपने कहा कि मिल्क एंड बनाना या मैंगो शेक पीते हैं, या दूध के साथ आप पराठा खा रहे हैं, दूध के साथ कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं, दूध के साथ नॉनवेज खा रहे हैं, या इवन दूध की कोई बनी, मान लो खीर है, आपने किसी को अच्छे लंच पर बुलाया तो साथ में उसको दही या रायता भी दिया और खीर भी और पनीर भी दे दिया और बाद में खीर भी दे दिया, तो कितना ज्यादा गड़बड़ हो गया। वो जो थाली में मिलता है कि साथ में सारी सब कुछ वही है। सारी चीजें जो है आप अंदर जाके तो पचाना तो पड़ेगा ना उसको, और पचेगा नहीं तो आम बनेगा। और मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि जहां बन गया आम, हो गया काम तमाम। तो ये आम बनने के बाद कितने समय तक बॉडी में रह सकता है? सालों तक रह सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वैसे तो बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी आप खाना खाते हो, खाना पचता है, एसिमुलेट होता है, फिर माइक्रो लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर मेटाबॉलिज्म चलता है वहाँ पर, और वहाँ से उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, टिश्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है, ब्लड बनता है, बोन्स बनती हैं। लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे आयुर्वेद में मल पदार्थ उसको बोलते हैं।
ये नेचुरल वेस्ट है, ये Right. अननेचुरल नहीं है। ये होगा ही होगा। तो उसके लिए बॉडी में चैनल्स हैं, तो थ्रू यूरिन, थ्रू योर स्टूल, स्वेट वो निकल जाता है। बॉडी का डिजाइन भगवान ने बनाया है ऐसा। लेकिन शायद भगवान को ये मालूम नहीं था कि आगे जाके लोग ये विरुद्ध आहार भी सेवन करेंगे या बुद्धि का दुरुपयोग इतना करेंगे कि ओवर ईटिंग करेंगे या फिर जो है दिन भर खाते ही रहेंगे। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड से जो बनता है उसकी चैनल नहीं बनाई उन्होंने। ओके। तो क्या होता है कि देन नाउ दिस आर्म हैज़ ए फ्रीडम, वो किसी भी चैनल में घुस सकता है, वो ब्लड में भी मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ओके। अगर वो हार्ट में चला गया तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन में आएगा तो स्ट्रोक आ जाएगा। आपके कहीं कहीं किसी चैनल में जाके अटक गया तो वहाँ सिस्ट बना देगा या ट्यूमर बना देगा, गांठ बना देगा, कैंसर बना देगा। ओ, ये तो टेक्निकली एवरी डिजीज कैन बी ट्रेस्ड डाउन टू आर्म। म्यूकस। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जोड़ दूं मैं आप इसमें कि केवल हम जो है केवल मुंह से नहीं खाते हैं, हम लोग आँख से भी खाते हैं और जो माइंड से भी खाते हैं। मेंटल फूड भी तो है ना हमारा, तो वहाँ भी अग्नि है, उसको मेंटल अग्नि बोलते हैं। तो वो भी अगर हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, दिन भर लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी सुनते रहते हैं, तो वो वहाँ जा कर के मेंटल आर्म बनेगा उसको। ओके। तो मेंटल आर्म विल क्रिएट लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये जो आजकल आप देख रहे हो ना लोगों में। तो इसलिए हमें जो है वहाँ भी जो भी क्या खा रहे हैं वहाँ भी ध्यान रखना है। दैट्स वाई बीमारी का ट्रेंड जो आजकल चल रहा है उसके हिसाब से आता है, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम हो गया है तो उस प्रकार की बीमारियां बढ़ गई सोसाइटी। अब तो गट ब्रेन, मॉडर्न साइंस भी बोल रही है कि गट ब्रेन कनेक्शन है। हमारे यहाँ तो शुरू से बोलते हैं। तो ये विरुद्ध आहार का प्रिंसिपल सिर्फ दूध के साथ है, मतलब कैसे जानेंगे हम खुद से? कम से कम 18 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप ऐसे मैं छोटे छोटे बता देता हूँ। सबसे पहला आपकी प्रकृति को समझना चाहिए। एवरी बॉडी हैज ए डिफरेंट यूनिक, आपकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी की। हम अपनी भाषा में कहें तो वात पित्त कफ जो 3 एनर्जी हैं बेसिक, तो आपके अंदर जन्म से ही कोई एक डोमिनेंट एनर्जी होती है, राइट, विच डिस्क्राइब्स योर प्रकृति। और वैसे सिंपल भाषा में दर्शकों को समझाएं तो पंच महाभूत तो सभी जानते हैं। हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। एंड दैट डिफाइंस हाउ वी लुक लाइक। हाँ, नहीं तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है बाय बर्थ। कुछ लोगों में अर्थ ज्यादा होता है, दे आर लिटिल बिट चबी, है ना, थोड़े से हैवी होते हैं। वो कुछ भी बेचारे फास्टिंग कर लें, डाइटिंग कर लें, उनका 1 ग्राम वजन कम नहीं होता। कई बार पानी पीने से भी वजन बढ़ता है उनका। ऐसे सुना है मैंने। वो कफ प्रकृति हमारे यहाँ बोलते हैं। कुछ लोग बहुत फायरी होते हैं, उनको थोड़ी सी भी उसमें गर्मी लगती है, उनका माइंड भी जो है बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग माइंडेड, फायर आग जैसे लगी होनी है पूरी। तो वो बड़े डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, करेज बहुत अच्छी होती है उनमें, थोड़ी जेलसी भी होती है, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रकृति अपनी समझनी चाहिए। तो ऐसे पहला क्राइटेरिया जो मैं बताऊं यहाँ पर वो है कि अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए। अब कफ वाला अगर हैवी चीज़ें खाएगा तो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से जो है कई बार ये देखा जाता है कि जो 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, जैसे हमने दूध केले की बात की, तो दोनों ही मधुर रस हैं, दोनों ही हैवी हैं, तो हैवी प्लस हैवी इज़ नॉट गुड। अगर एक चीज़ हैवी तो दूसरी थोड़ी लाइट बैलेंस करना है। बैलेंस मेनली आयुर्वेद का मेन फार्मूला है बैलेंस। इवन आपका जो ये सीजन के अनुसार भी होता है। आप गर्मी के मौसम में आप गर्म अदरक वाली चाय पी रहे हैं तो विरुद्ध हो गया वो, या फिर आपके प्रोफेशन के अनुसार होता है, आप जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है लेकिन हैवी खाना खा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो विरुद्ध आहार बनाते हैं। केवल दूध और केला या दूध और नमकीन का ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आज मैं देखता हूँ हमारे पास जो रोगी आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनका रूट कॉज तो उसी में मिलता है कि आप खाना ही गलत खा रहे हो, फिर आप ऊपर से टैबलेट खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की गोली खाए जा रहे हो, डायबिटीज़ की गोली खाए जा रहे हो, इधर से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए विरुद्ध आहार कर रहे हो, इधर से डायबिटीज़ बढ़ाने के लिए आपका विरुद्ध आहार चल रहा है। ऐसे लोग गोली खाए जा रहे हैं लेकिन कारण को समझ नहीं रहे। तो बहुत अच्छा एक विषय है। दर्शकों से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो है आपको जब भी खाना खाते हैं तो एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता, कि कीप इट सिंपल। ज़्यादा चीज़ें मत खाओ, जैसे आपके जैन फूड होता है। हाँ जी, नहीं हम तो थाली में 1 सब्जी और 1 चपाती, मतलब इतना ही 2 सब्जी का भी रिवाज नहीं है हमारे घर। तो ये देखिए आजकल इस तरह के विदेशों में लोगों ने इसी हमारे प्रिंसिपल को पकड़ के बहुत सारी चीज़ें तैयार की और उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया है।
एक मैक्रोबायोटिक डाइट चलती है आजकल, जापान में काफ़ी चलती है। तो उससे मोस्टली कहते हैं सिंगल रेसिपी, एक चीज़ खाओ कोई, वन थिंग एट ए टाइम। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि एक तो विरुद्ध आहार नहीं होगा आपका, दूसरा जो खाएंगे वो पच जाएगा तो आम नहीं बनेगा। नहीं, मेरा तो बाय डिफॉल्ट शादी में भी जैसे गए या किसी फंक्शन में गए तो एक दाल ले ली, रोटी ले ली, एनफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज़्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। क्योंकि उसके बाद फीलिंग अच्छी नहीं आती अगर ऐसा कर लिया तो। हाँ, नहीं तो लोगों का आजकल क्या है ना, जैसे बुफे सिस्टम हो गया है, तो आदमी पैसे देता है, सोचता है सब कुछ खा लूं। तो बुफे तो इसलिए बना था ना कि चूज कर लो क्या खाना नहीं, है। पर चूज तो उसको तो लगता है ना सब चीज़ खा लूं। या ब्रेकफास्ट में होटल में जाते हैं लोग, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, तो उसमें सारी चीज़ें विरुद्ध होती हैं। राइट। उधर आपको जो है ऑरेंज जूस भी है, पता नहीं कितने तरह के जूस है, फिर कॉफ़ी भी है, फिर उसके बाद मिल्क भी है, कॉर्नफ्लेक्स भी है, पता नहीं क्या क्या, सब गड़बड़ है। जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ मुंह से खा रहे हैं वो आहार नहीं है, हम आहार्यते इति आहार, एनीथिंग दैट गोज इन इज योर फूड। राइट। तो अब ये जो मेंटल फूड की बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एंड मैंने देखा लोग न्यूज़ देख के इतने अग्रेशन में आ रहे हैं। एक्शन कोई नहीं ले रहा, बट एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है कि उनको लग रहा है कि समाज ही अनसेफ हो गया है, और इन सब चीज़ों को लेके वो अकेले में बैठ के खुद ही परेशान हो रहे हैं, और सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो लोगों को हेडेक और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई हैं, नेक की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी कि बॉडी मूवमेंट कम है, मेंटल फूड बहुत ज़्यादा है, तो डू यू थिंक इट इज़ एडिंग टू प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, एंड उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो भी कुछ आप खा रहे हो, कई बार ऐसे बोलते नहीं है लोग कि मैं ये लेक्चर में गया था, हजम नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। राइट। तो इसका मतलब वहाँ भी आपको हजम तो करना पड़ेगा ना। तो नंबर वन तो आप पहले तो लोग क्या क्या देख रहे हैं, ये देखो ना, गार्बेज ही देख रहे हैं, मोस्टली तो गार्बेज ही देख रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग वर्थ, कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट भी है तो उसका भी एक लिमिट होता है ना, उसको आपने एसिमुलेट करना है, फिर उसको हजम करना है, फिर उसको आगे उसको प्रयोग करना है। राइट, उसको उतारना भी पड़ेगा जीवन जैसे आपके जैनिज्म में कहते हैं ना, सम्यक ज्ञान, पहले ज्ञान फिर उसका दर्शन और फिर चारित्र, और फिर वो आपका पार्ट बनेगा ना। तो ऐसे ही ये आयुर्वेद ही तो है। आयुर्वेद में भी हम इसी तरह कहते हैं कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं दैट शुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, अदरवाइज बीमारी आएगी। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट, है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। ओके, हम लोग भोजन से ही तो बने, ये बात तो सच। शरीर भी और मन भी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो हम तो भोजन से बने हुए हैं। और एक तरह से क्या है कि शरीर में तो फिर भी एक थोड़ा सिस्टम डिजाइंड है कि मान लो आपने कुछ गलत खा लिया तो हो सकता है वॉमिटिंग हो जाएगी आपको, या लूज मोशन भी लग जाते हैं कभी कभार, ये सब निकाल देती है बॉडी। बट एक बार आपके माइंड में गया वो, जो फिजिकल नहीं है उसको कैसे जो माइंड में गया, तो आपके माइंड के एक सबकॉन्शियस माइंड जिसको चित्त बोलते हैं, चित्त में गया तो आपकी चित्त वृत्ति को चेंज कर देता है। बिल्कुल। वो फिर आपके वो वहाँ सारी बीमारी वहाँ पर है। आजकल हमने एक प्रोग्राम भी शुरू किया, चित्त शोधन थेरेपी। बहुत अच्छे, क्योंकि रियली में प्रॉब्लम, मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे। आजकल जो प्रॉब्लम है पेशेंट्स की, जैसे आपने हेडेक कहा, माइग्रेन कहा, कितने जो हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं, थायराइड है, लड़कियों में पीसीओडी हो रहा है, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द माइंड। इमोशनल ट्रॉमास इतने हो गए हैं बचपन से। तो किसी ने हमें पढ़ाया नहीं कि हाउ डू यू डील विद। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर ली, एमबीए कर लिया, बट आई डोंट नो हाउ टू डील विद इमोशंस, किसी ने नहीं पढ़ाया। तो इसलिए जो है ये हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद में इस चीज़ का भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। हालांकि आज लोग आयुर्वेद समझते हैं, आयुर्वेद मतलब कोई काढ़ा, कोई जड़ी बूटी या कोई टैबलेट, वो एक पार्ट है आयुर्वेद का, फिजिकल लेवल का। लेकिन देयर आर टू अदर पार्ट्स ऑफ आयुर्वेद। एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जिसको हम सत्ववजह चिकित्सा बोलते हैं, बहुत गजब की चीज़ है। हम लोग जीवा में वो भी करते हैं, जीवाग्राम तो जैसे मैं यहाँ रहने आऊंगी तो वो उसका पार्ट बिल्कुल वही मैं समझा रहा हूँ। और तीसरी है दैव विपाश्रय चिकित्सा, जिसको स्पिरिचुअल हीलिंग आजकल लोग बोलते हैं। तो दैव विपाश्रय का मतलब होता है कि जो दैव आपका है, पूर्व जन्म का जो कर्म है, उससे भी तो रोग आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ जीवाग्राम में देखेंगे 24 घंटे आपको मंत्र चल रहे हैं, सुबह हवन होता है, मंदिर है, वहाँ लोग आरती करते हैं। तो इट्स ऑल कंबाइंड, पूरा मतलब फिजिकल युक्ति विपाश्रय, मेंटल लेवल पर जो सारी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद मेडिटेशन, योग और दैव विपाश्रय। तो ये जीवाग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ चिकित्सा। सो नाइस। सो दर्शकों, आपने जाना कि विरुद्ध आहार मतलब कि सिर्फ केवल भोजन नहीं, हम जो भी चीज़ें अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं वो सब
आहार के अंतर्गत आता है, और किसी भी तरह का विरोध होना हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, माइंड में, सोल में, वो किसी न किसी फॉर्म में बीमारी के रूप में ही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो जीवाग्राम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन के रूप में सामने आया है। मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। हमारे यहाँ तक भी है कि आप जब खाना खा रहे हो तो किसके साथ खाना खा रहे हो, ये संग का बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली जो इंद्रियों से हमने जो ग्रहण किया, लेकिन आपका एसोसिएशन किसके साथ है, सत्संग है या कुसंग है। सही। तो वो भी आपके ऊपर बहुत डीप इम्प्रेशन डालता है। बेसिकली एनर्जी मैटर्स अ लॉट। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने विरुद्ध आहार की बात करी जी, तो अब फूड इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज हो चुका है। एवोकाडो एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। हमारी अपनी घिया तोरी जो है वो हम ला नहीं रहे हैं और ये सब खा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ जहाँ उगती है वहीं खानी चाहिए, या जिस तरह की इनोवेशन अब फूड में आ गई है, यानी कि मार्केट में अगर कोई रेस्टोरेंट खुला है, जब तक कि उसने कुछ नया नहीं क्रिएट किया, जापानीज़ को इंडियन से फ्यूजन नहीं किया, तो क्या ये इनोवेशन, फ्यूजन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड, इज इट हेल्पिंग अस? ये देखिए, फ्यूजन इज कंफ्यूजन, सिंपल सी बात। कंफ्यूजन में से फ्यूजन निकला है, क्योंकि वो आपस में से ही जो है, आप उनका कोई मेल नहीं है एक दूसरे का। हर कल्चर में आप जाएंगे तो वहाँ का फूड हो या वहाँ का जो संस्कृति है, उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। जैसे आप ठंडे देश में जाएंगे तो वहाँ कौन कौन से भोजन है, या वहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं वही खाई जाती हैं, और वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ जनरेशन से रह रहे हैं, तो उनकी प्रकृति, उनका जो सिस्टम है उसके यूज टू है। तो इसीलिए हमारे जो हम लोग जहाँ रहते हैं, तो एक सिंपल प्रिंसिपल है कि वी शुड ट्राई टू ईट समथिंग विच इज़ लोकल। सीजनल और लोकल दो चीज़ हम कहते हैं। लोकल का मतलब ये नहीं है कि केवल आप, जैसे हम यहाँ फरीदाबाद में तो फरीदाबाद की नहीं, ये मतलब, हम समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी उनको ये, मतलब हमें नहीं लग रहा कि फ्यूजन से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आपका फ्यूजन फूड बनाया आपने, या कुछ ऐसी चीज़ें खाई जो आपका सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। ओके, इट इज़ नॉट डिजाइंड फॉर दैट, ऐसा समझ लीजिए। या फिर आप कहें कि आपकी प्रकृति जो है, आपकी प्रकृति से वो मेल नहीं खाता। इसको हम डीएनए के साथ कनेक्ट करते हैं, जेनेटिक्स में जाता है ना आजकल। जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स आपने शब्द सुना होगा। एपिजेनेटिक्स, तो क्या ये हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को और बिल्कुल चेंज करता है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स पर बहुत काम आजकल हो रहा है कि आपका जो फूड है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका जो पूरा बिहेवियर है, वो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को बदलता है। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डेफिनेटली करेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि चलो आपने कभी ट्राई किया तो ऐसा कोई, बट ऐसा नहीं आपने एवोकाडो चलो खाया। हाँ, डेफिनेटली हम इतना तो हम कहते हैं आयुर्वेद में कि जो हमारा पर्सनल जो एक सभी को एडवाइस रहता है कि कम से कम सात्विक भोजन होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ भी खा रहे हैं जो लोकल नहीं है या सीजनल नहीं है, या कहीं से आपने बाहर से कोई ट्राई की है, तो ट्रैवल भी करते हैं आजकल, हम भी ट्रैवल करते हैं दुनिया भर, तो कभी कभार खाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिस्टम आपका एकदम बीमार हो जाएगा, लेकिन जब थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज में आकर के कई बार वो आपको क्रिएट कर सकता है। और आयुर्वेद में, हालांकि एक आयुर्वेद में फिर भी आयुर्वेद बड़ा अच्छा साइंस है, उसमें यहाँ तक भी लिखा है कि कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपके बॉडी के यूज टू नहीं है, और उसको लंबे समय तक आप खाए जा रहे हैं, तो बॉडी उसके यूज टू भी हो जाती है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल तो हम ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, ट्रेन कर सकते हैं बॉडी। लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी है कि सीजनल होना चाहिए, क्योंकि ऋतु का प्रभाव होता है हमारी अग्नि के साथ। कौन से सीजन में हमारी अग्नि तेज है, किसी में कम है। और दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे जनरेशन्स में जो हमारा ट्रेडिशनल फूड हम खाते आ रहे हैं, उसी को मेन रखना चाहिए। कभी कभी मतलब कि हम टेस्ट के लिए खा सकते हैं इसको, बट हम ये माने कि इसके बिना हमारी हेल्थ नहीं आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। हाँ, नहीं, हेल्थ के लिए हमारे पास सब कुछ है। टेस्ट तो हमारा भारतीय कुजीन तो बहुत टेस्टी है, आज पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दूसरे की थाली में घी ज़्यादा भी तो लगता है। हाँ, वो तो खैर माइंड रिलैक्स नहीं रहता है। वही, बट एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है, समटाइम्स यू कैन टेक इट। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आप एक दिन में पॉइजन हो जाएगा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड अवॉइड। वो जो विरुद्ध वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, फ्यूजन जो आप कह रहे हो। लेकिन आपने एवोकाडो खा लिया, कभी कीवी खा लिया या कुछ नहीं, बट वो एवोकाडो या कीवी या जो भी चीजें हैं वो किस फॉर्म में खाई जा रही है? एक रैप बनता है, उसमें पहले कुछ लेयर लगती है, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। डायरेक्ट खाइए ना उसको। और मुझे तो समझ नहीं आता कि उसको खा कैसे लेते हैं। नहीं, मैंने भी जब पहली बार खाया था तो मेरे को लगा ये क्यों खाते हैं लोग इसका। उसमें कोई टेस्ट नहीं है। फिर मैंने उसमें थोड़ा अपना इंडियन मसाला डाल करके
थोड़ा नमक और नींबू डाल के उसको खाया तो ठीक लगता है वो। पर्सनली मैंने तो जैसे अभी हम ये रैप की बात कर रहे हैं या अब बोल सिस्टम भी आया है, कन्वीनियंट तो है, कन्वीनियंट फूड भी आया है, और लेकिन इस कन्वीनियंट फूड के साथ एक और कन्वीनियंस आ गई कि लैपटॉप पे काम करते हुए खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, टाइम नहीं है, बट वी डोंट हैव इवन टाइम टू सिट प्रे एंड ईट फूड कि शांति से खाना खाएं जी। तो इससे क्या होने वाला है आगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ हमेशा कि आप काम क्यों करते हैं? तो उत्तर उनका होता है कि ताकि 2 रोटी खा सकें। इस मेन पर्पज़ यही होता है, सबसे मेन गोल तो ये कि ताकि आप खाना खा सकें। तो मैं कि खाने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, तो बेटर यू डोंट वर्क। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने पूछा कि लोग लैपटॉप पर खा रहे हैं, चलते फिरते भागते हुए खा रहे हैं, तो जब भी कोई भी काम आप करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक है प्रॉपर तरीका, एक है इम्प्रॉपर तरीका। तो जब आप प्रॉपर तरीके से कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा, और इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट इम्प्रॉपर होगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो खाना जो है, उस खाना खाने का एक तरीका है। आपको आराम से बैठ करके शांत मन से अच्छी तरह से फूड को पूरा एक्सपीरियंस करना है, चबा करके खाना है, माइंडफुली, शांत माइंडफुल ईटिंग उसको बोलते हैं आजकल। सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, मतलब यू आर इन द फूड मोमेंट। तो हमारे यहाँ तो भारत में ऐसे ही होता था ना, शांत मन से बैठ करके खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है। जैन मुनि के पास जब भी हम बच्चा रूप में कोई भी जाता है, सबसे पहला वो जो त्याग है, संयम बच्चे से करवाते हैं, वो यही करवाते हैं कि बेटा आप आज ये नियम लो कि आप खाने के साथ टीवी नहीं देखोगे। तो बहुत लंबे समय तक मैं इस थियोरी को नहीं जानती थी। जब मैंने इसको जाना तो मुझे इतना प्रोफाउंड फीलिंग आया कि कितना डीप है सारा कुछ। और जब मैंने अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई तो मैंने फील किया कि जैसे ही मैं कुछ स्ट्रेस में हूँ, सीधा मुझे यहाँ पे एक अटैक सा फील होता है, या जब मैं खाना जल्दबाजी में खाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है यहीं फंस गया है या यहाँ पे कुछ हो रहा है, उस दिन फिर पूरा दिन मेरा अच्छा नहीं जाता। सही बात है। तब से मैंने समझा कि खाना आराम से बैठ के इसको सबसे बढ़िया ट्रीट माननी चाहिए। बिल्कुल। प्रे करके फिर खाना खाएं, आराम से खाएं, टेक योर टाइम, च्यू वेल। तो हमारी संस्कृति में तो देखो, जो भोजन है वो एक प्रसाद रूप में ही होता है। हम जो खाना बनाते हैं भगवान को ऑफर करते हैं, फिर भोग मंत्र लगाते हैं, तो वो बहुत सेक्रेड चीज़ है। वो नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो हम कहते ही है कि खाने से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। मुझे तो लगता है फिजिकल हेल्थ बाय प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें और डीप जाके हमें ठीक करनी चाहिए। नहीं, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली जो है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये मैं अपने पॉडकास्ट में आजकल मैं काफ़ी बात करता हूँ इसका, जिनको लोगों को पता नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन लिबरेशन, मोक्ष जिसको कहते हैं हम लोग, उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं अपनी भाषा में, भगवान से मिलन करना। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहना है, इसीलिए हमको जो है शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ये सब पूरा अपरेटस, उसका पर्पस ये है। ठीक है, आप ये आप जो लाइफ जी रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो चारों को ही हमें, ठीक है, अब केवल अर्थ के पीछे भाग रहे हैं लोग, और दूसरा काम, मेक मनी एंड एंजॉय, मेक मनी एंड एंजॉय। तो दो ही पहिए पर आपकी कार चल रही है, बाकी 2 छोड़ दिए। 2 तो रह गए, धर्म भी रह गया, मोक्ष भी रह गया। तो इसलिए सब दुखी हैं। आप बताओ कौन सुखी है यहाँ पर? जो अमीर लोग हैं वो भी, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो भी दुखी हैं। सुखी तो मैंने देखा नहीं। सुखी तभी होंगे क्योंकि इफ़ यू आर मेकिंग मनी, उसका भी एक धर्म बताया है, हाउ टू मेक प्रॉपर मनी, और काम का भी वर्णन किया है। कोई मना नहीं किया आपको, यू कैन एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सेंस एंजॉयमेंट है, टेस्ट है, देखना है, सुनना है, वो लिखा है। आयुर्वेद में लिखा है सम योगा, जो आपके जैसे सम्यक की बात करते हैं ना आप। सम योग का मतलब होता है अति योग नहीं करना, एक्सेसिव इंडल्जेंस नहीं चाहिए। हीन योग या अयोग ऐसा भी नहीं, जैसे आँख है तो आँख को ओवर यूज करेंगे तो भी बीमारी आएगी। आँख को आप यूज ही ना करो, बंद करके बैठे रहो तो भी बीमारी आएगी। और एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, मिथ्या योग। मिथ्या योग का मतलब होता है कि आप अपने उस सेंसेस को ऐसी चीजों से कनेक्ट कर रहे हो विच इज फेक, जिसको आजकल जंक बोलते हैं। गार्बेज आप देख रहे हो, गार्बेज आप सुन रहे हो, गार्बेज पढ़ रहे हो, मीन्स फॉर विच इट इज नॉट डिजाइंड, तो उससे भी बीमारी आएगी। 3 तरह के ये गलत तरीके हैं, इम्प्रॉपर तरीके। तो प्रॉपर क्या है? सम्यक योग, सम योग उसको बोलते हैं।
तो इसलिए जो बैलेंस जो है दैट इज़ द की। तो हमें हर लेवल पर ये बैलेंस बना करके चलना है। हम लोग मना नहीं कर रहे, आपको ठीक है, आपको कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो जीभ को अच्छी लगती है, तो जीभ को भी तो संतुष्ट करना है, लेकिन एक उसका तरीका है, उसका एक डिसिप्लिन है। धर्म मतलब डिसिप्लिन। धर्म का मतलब केवल रिलीजन नहीं होता है। धर्म मीन्स हाउ टू डू इट प्रॉपरली, उसका एक डिसिप्लिन। जैसे आप हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक का धर्म पालन करना पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं तो वहाँ खाना खाने का धर्म है। आप जब एक मदर हैं तो मदर का धर्म है, जब आप वाइफ हैं तो वाइफ का धर्म है। तो धर्म मीन्स देर आर सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो ऐसा नहीं कि वो रूल रेगुलेशन को हमें बांधने के लिए, उसको जब आप फॉलो करोगे उसी से फ्रीडम मिलेगा। वो मोक्ष का कारण वही है। आजकल लोग समझते हैं कि मैं अगर रूल तोड़ दूंगा तो आई एम फ्री। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि आई एम फ्री, आई कैन डू वॉट एवर आई वांट। नहीं, यू आर नॉट फ्री, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना सब जगह, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कार्मिक थ्योरी है पूरी। तो आप अगर मन में किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, मानसिक भी आप गलत सोच रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो गया आपका। बिल्कुल सही। और उसका फिर आपको फिर आप फ्रीडम कहाँ हुआ? तो आप तो बंधन में हो ना। परतंत्रता की तरफ बढ़ तो रहे हैं। आपको दोबारा आना पड़ेगा, फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो बंध गए आप, तो जेल होगी आपकी। सो दर्शकों, ग्रैब एंड गो को थोड़ा गो करें और अपने भोजन को समय दें, क्योंकि जिस कारण से हम भोजन को समय नहीं दे रहे हैं वो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से होने लगेंगी। इसमें जो है ना, लोग जो बोलते हैं कि फास्ट फूड के भी टाइम नहीं है मेरे पास, आई वांट टू तुरंत लिया, माइक्रोवेव किया या प्रोसेसिंग आजकल, तो मैं कहता हूँ हमारे पास सुपर फास्ट फूड्स हैं। आपको फास्ट से भी आगे ले जाते हैं। सेब उठाओ खा लिया, सेब उठाओ खाओ, केला खाओ, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, कुछ आप चना खा लो, मूंगफली खा लो, मखाना आजकल खा रहे हैं लोग। सो देयर आर सो मेनी फूड्स विच उसमें प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं है आपको। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट? उससे एनर्जी भी मिलेगी। सो हर समय अपने घर में इस तरह की चीज़ों का स्टॉक रखें सो दैट सुपर फास्ट फूड हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन पाए। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने बात करी ग्रैब एंड गो फूड की जी। तो मेरा अगला सवाल है फ्राइड फूड को लेके कि हमने फ्राइड फूड तो छोड़ दिया खाना, बट बहुत सारी कंफ्यूजिंग फूड को अडॉप्ट करा। क्या फ्राइड फूड सच में इतना बुरा है? मुझे तो लगता है बारिश का मौसम आया सबसे पहले मन में यही आता है कि कुछ तो ऐसा खाया जाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो कुछ तो नेचर का कॉल होता होगा कि हमें ऐसी कुछ बॉडी गाइड कर रही है अपने आप से, अंदर से पूरे साल नहीं आ रही, उसी दिन आ रही है इच्छा। हाँ, नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में तो डेफिनेटली व्हेन यू आर हेल्थी, आप हेल्दी स्टेट में हैं और आपकी अग्नि जो है ठीक है, काम कर रही है, या सीजनल के अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे बरसात में डेफिनेटली जब मौसम सेट होता है थोड़ा, तो कुछ फ्राइड खाने की इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में लिखा कि बिल्कुल पॉइजन है आपके लिए, यू कैन ईट डेफिनेटली, बट अगेन आपको उसका एक देखना है कि कितनी क्वांटिटी में खाना है, वो ठीक से पच जाए। रात को ना खाएं, है ना, दिन में खाएं। दिन में हमारी अग्नि जो है स्ट्रांग होती है। तो डेफिनेटली जो आयुर्वेद है ना, वो कोई ऐसा कोई फेनेटिक साइंस नहीं है, वो बैलेंस की बात करती। तो कभी कभार आपको ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली खाइए, डेफिनेट, पर आपको ध्यान ही रखना है कि क्या आपकी अग्नि उस कंडीशन में है कि उसको पचा पाएगी। मतलब बॉडी हेल्दी होगी तो खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो भी वंस इन अ वाइल, और अगर बीमार हैं तो फिर आप तो फ्राइड नहीं खाना। तो इसमें भी ऐसा कोई चीज़ है कि सरसों के तेल में खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, कौन से तेल में फ्राई करना चाहिए? हाँ, वो तो खैर उसके पीछे बहुत लंबी साइंस है। छोटा सा फ्राई जैसे कि आपको करना है तो डेफिनेटली कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है, सरसों का तेल भी अच्छा रहता है, या फिर जो हमारे नेचुरल जैसे आपके ग्राउंड नट या पीनट्स का जो होता है उसमें करते हैं। तिल का तेल आयुर्वेद में सबसे अच्छा लिखा है। तो क्या तिल का तेल पूरा साल यूज कर सकते हैं? हाँ, तिल का तेल जो बेस्ट ऑफ ऑयल द ऑयल्स, आयुर्वेद में लिखा है कि तिल का तेल सबसे अच्छा रहता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ओके। देसी घी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, देसी घी तो महंगा बहुत आता है। महंगा तो होता है लेकिन अच्छा रहता है वो। तो आजकल ट्रेंड में रॉ डाइट और जूस डाइट भी चल रहा है। यानी कि मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, सोर्स भले कुछ भी हो, और वो चाहते हैं वो स्वस्थ रहें, फिर भी स्वस्थ तो नहीं हो रहे हैं। ये बात भी सच है, क्योंकि मैं देख रही हूँ हर गली नुक्कड़ में अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ बढ़ रही हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। तो फंडामेंटली वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग जी। तो इसके अंदर रॉ डाइट और जूस डाइट को एक्सट्रीम में लेके जाना कि अब हम ये ज़्यादा खाने लग जाएंगे, कितना खाना चाहिए? इसका कोई समय होता है, कोई क्वांटिटी होती है, कोई कॉम्बिनेशन होते हैं?
कैसे हम समझें इसको? देखिए, आयुर्वेद के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और उसमें बेसिक प्रिंसिपल, सभी जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक ही तरफ हमें ले जाते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें। और जो स्वस्थ की परिभाषा अगर हम आयुर्वेद में देखें तो थोड़े से टेक्निकल भाषा है, उसमें बैलेंस की बात करते हैं। सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, स्वस्थ इत्यभिधीयते। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। थोड़ा सा मैं जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी, जो फंक्शनल एनर्जी है वात पित्त का, वो बैलेंस रहनी चाहिए। बॉडी की टिश्यूज जो है स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ब्लड, बोन्स, मसल्स, फैट सब। उसके साथ साथ हमारी जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक जो सिस्टम है पूरा, चाहे वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, टिश्यू लेवल पर है, पाचन है, वो स्वस्थ रहना चाहिए। और एक लिखा है कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली होना चाहिए। इतने में आदमी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इसमें शांति नहीं की उन्होंने। वो कहते हैं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आपका मन, इंद्रिय और आत्मा भी प्रसन्न होने चाहिए, तब आप स्वस्थ कहलाएंगे। तो अगेन बात वही आती है, अगर आप रॉ खा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए क्या उसको पचा पाएंगे आप या नहीं। यानी कि रॉ पचाना ज्यादा मुश्किल है, पके हुए डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ओके। फिर आपकी प्रकृति क्या है वो आती है। देखिए, कई तरह की कार होती है ना, एक डीजल की कार है, एक पेट्रोल की कार है, एक जो है इलेक्ट्रिक कार है। अब मान लो डीजल की कार डीजल से अच्छी चल रही है, अब पेट्रोल वाली कार कहे कि मेरे अंदर भी डीजल डालो क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो नहीं चलेगी उससे। तो ट्रेंड चल रहा है लेकिन वो हर व्यक्ति पर फिट नहीं बैठता है। वन साइज डजंट फिट्स ऑल, ये नियम है। तो ये कस्टमाइज सॉल्यूशन हमें डॉक्टर से लेना होगा कि? बिल्कुल लेना होगा। हमेशा आपको जो है एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए हमेशा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल अवेलेबल है। हमने तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन खोला हुआ है। पूरी दुनिया से लोग हर रोज 6-7 हज़ार पेशेंट्स को हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं। सीरियसली? हाँ, एवरी डे। तो एनीबॉडी कैन कॉल। तो हम भी कॉल करके पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछिए तो आप वो नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, नंबर आपको इसमें डाल देंगे नीचे। ठीक है। हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो रॉ डाइट है, फिर सीजन का फर्क पड़ता है। जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी में ठंड होती है, उस टाइम कुछ आप रॉ खा रहे हैं, जूस ज़्यादा पी रहे हैं तो और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। या हम अपनी भाषा में कहें तो वात बढ़ जाएगी। वात बढ़ेगा तो फिर आपको जो 80 तरह के रोग लिखे हैं आयुर्वेद में, 80 टाइप्स ऑफ डिजीज। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वात से ही है? वात से बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है ना, हमको ये जो भी ट्रेंड चल रहा है तो देखना चाहिए। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को रॉ डाइट से अच्छा फ़ायदा हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वो फ़ायदा। अब उसने पूरी बुक लिख दी, पूरी उसने एक वो सोसाइटी शुरू कर दी रॉ फूड की, तो वो फिर सब पे सूट नहीं करता, अप्लाई नहीं करेगी। तो इसलिए हमेशा यू शुड लुक फॉर कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी अग्नि बल कैसा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जेनेटिक सिस्टम क्या है, आपकी आयु कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। अब अगर आप यंग हैं तो आपकी फायर नेचुरली स्ट्रॉन्ग है अभी बिफोर 40 ईयर्स। अब आप अगर 80 ईयर्स ओल्ड हैं तो आपकी अग्नि वैसे ही स्लो हो गई, तो आपको रॉ पचेगा नहीं। तो उसमें कुक करके खाना चाहिए, बॉयल करके खाना चाहिए, स्टीम करके खाना चाहिए। जूस आपको नहीं पचेगा क्योंकि ठंडा है, वात की एज में है आप, तो आपको और ज़्यादा वार्म चीज़ें लेनी चाहिए। वार्म लेनी चाहिए। तो ये जो हम मेंटल फूड की बात कर रहे थे और अब वात की बात कर रहे हैं, तो ये जो ओवर थिंकिंग है या मेंटली चीज़ों को कंज्यूम करना और उसके साथ समय बिताना, ये बात बढ़ाएगा क्या सब कुछ फिर? हाँ, देखिए, जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, आपकी बॉडी को फूड चाहिए क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। एक हम आजकल मेंटल ईटिंग ऐसे ही कर रहे होते हैं क्योंकि माइंड कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं, खाली बैठे हैं, या कुछ एंग्जाइटी हो रही है, माइंड में स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर एकदम से जो एक क्रेविंग होती है कुछ खाने के लिए ना, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो वहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है कि इट्स नॉट द बॉडीज डिमांड, यू नो। या आजकल ऐसी अर्ज हो जाता है कुछ, चलो ये अब कुछ बना के खा लेते हैं, सैंडविच खा लेते हैं या फलानी चीज़ खा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइंड का डिज़ायर है, बॉडी का डिज़ायर नहीं। एंड दैट्स वाई आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि बिफोर यू टेक एन एक्शन, हमारे पास बुद्धि भी तो है ना, हमारे पास विवेक है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, और उसका क्या काम होता है? उसका भी काम है ना, ऐसी थोड़ी डाल दिया है बुद्धि इसमें। उसका काम है डिस्क्रिमिनेशन, राइट, कि इज इट गुड फॉर मी और नॉट गुड फॉर मी। तो उससे तो पूछते ही नहीं हम। माइंड ने जैसा कहा, सेंसेस ने जैसा कहा, तुरंत उठा के एक्शन ले लिया। हमें हित और अहित भी देखना है और फिर चूज करना है। आयुर्वेद की परिभाषा में ही आता है। आयुर्वेद की परिभाषा में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये सब सबकी चर्चा करते हैं वो।
तो आपको देखना है व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, व्हाट इज नॉन बेनिफिशियल फॉर मी, और उसके लिए बुद्धि दी गई है। और एक और अच्छा शब्द आयुर्वेद में हम प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, राइट, अपराध कहते हैं ऑफेंस, ऑफेंडिंग योर इंटेलिजेंस। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल डू। सुबह से शाम तक हम जो है प्रज्ञापराध करते हैं। आप जो है एसिडिटी के लिए गोली खाते हैं, एंटासिड, क्योंकि एसिडिटी है, ये बात सच है, रोज करते हैं। या कुछ ऐसा कुछ आप नुस्खा लेते हैं आयुर्वेदिक, लेकिन साथ में चाय पी लेते हैं, फिर अचार खा लेते हैं, तो हो गया प्रज्ञापराध। या ऐसी मेंटल लेवल पर आप जो बात कर रहे हैं, तो मन को पहले जानते ही नहीं, मन होता क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली हम मन हमें चला रहा है, हम मन को नहीं चला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो बट टेक्निकली ओरिजिनली देखें तो माइंड इज नॉट द बॉस, माइंड इज ए सर्वेंट, इज ए वेरी गुड सर्वेंट। उसको अगर नौकर की तरह रखोगे तो बहुत अच्छा सर्वेंट है वो, फिर इंद्रियों को भी कंट्रोल में करके चलेगा वो। बॉस कौन है? आत्मा है। लेकिन अभी क्या है कि आत्मा तो कहीं लॉक कर दिया है अंदर इन लोगों ने, माफिया है पूरा, माइंड और सेंसेस का माफिया है। इन्होंने एक दिन मीटिंग की कि इसको क्यों बार बार सुनते हैं, इसको पकड़ के बंद कर देते हैं। तो कभी कभी अंदर से आवाज आती है कि मत करो, अच्छा है, तो उसको दबा देते हैं लोग। माफिया समझते हैं, चलो आज खा लेते हैं, कोई बात नहीं, माफिया तगड़ा, चुप रहो नहीं तो मार देंगे तेरे को। तो अब तो माइंड हैज बिकम ए बॉस। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सब लोग इसी मोड में चल रहे हैं। वी आर ऑल ड्रिवन बाय माइंड। एक्चुअली अगर डिटेल में जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेडोमिनेंटली माइंड। हम लोग माइंड है, मन से बने हुए, बट हमें जीतना भी तो, लेकिन उस मन को अगर आप सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, मनुष्य जन्म भी तो इसीलिए मिला है कि हम उसको जीत पाए। बिल्कुल, और तो कोई प्राणी नहीं कर सकता जीतने का तो तरीका वही है ना कि उसको मनोनिग्रह कब होगा आपका? भोजन शुद्ध करो, अपना जो क्या देख रहे हैं, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक हम जो बात करते हैं, मन के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर मन में रजोगुण अधिक होगा, तमोगुण अधिक होगा, तो बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि भी आपकी राजसिक हो जाएगी। सात्विक भोजन से इंटेलेक्ट को चांस मिलेगा। सात्विक भोजन इज द, जब सत्व डोमिनेंट रहेगा माइंड में, विच मीन्स क्लीन माइंड, प्योर माइंड, यानी कि उस एक फर्टाइल ग्राउंड जिसको मेंटल क्लैरिटी बोलते हैं ना, मेंटल क्लैरिटी, तो वो सत्व से आती है। राइट, जिसको प्रसन्नता बोलते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। लोगों को ये नहीं पता व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है व्हेन योर माइंड इज पीसफुल, देन यू आर हैप्पी। फिर कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने के, बस सब खुश हो, वही कारण है। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि माइंड को एजिटेट करने से मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, तो मॉर्निंग टिल नाइट वी आर ट्राइंग टू एजिटेट द माइंड। 2 मिनट मिलता है, मोबाइल उठा लो, अब 2 मिनट मिला, कुछ कर लो, तो माइंड तो फिर रजोगुण से भर जाता है पूरा। तो जितना माइंड एजिटेटेड रहेगा उतना ही आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये इसलिए जो है हमें कोशिश ये करनी है कि हमको अपने मन को अगर स्वस्थ रखना है तो इसको थोड़ा नियंत्रण में करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा। जितना भी योग, मेडिटेशन, यम नियम जो भी है, तो वो मन को निग्रह करने के लिए है। और मन पर अगर कंट्रोल हो जाएगा आपका, तो फिर इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि इंद्रियों का जो बॉस है वो माइंड है। श्रोताओं, मित, रित, हित, ये 3 कीवर्ड आप याद रखिए आहार को लेकर। एंड डॉक्टर साहब, हमारे जैसे आम व्यक्ति जो कि डॉक्टर नहीं है और पूरे दिन इस एनवायरनमेंट में नहीं रहते, तो हम पूरा दिन सात्विक मोड में, सात्विक आहार के तरीके से रह सकते हैं, और थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा? कम से कम 80% सात्विक 80%, डोमिनेंट होना चाहिए। सत्व शुड बी डोमिनेंट, बिकॉज ऐसा नहीं कि रजोगुण की जरूरत नहीं होती हमको। आपको एक्शन के लिए, काम करने के लिए अगर आप टोटल सात्विक हो गए तो फिर संत हो जाएंगे, आइसोलेशन में चले, फिर तो मेडिटेशन में रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो हिमालय में बैठे हुए हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने, फिर वो एक निरुद्ध स्टेट होती है माइंड की। निरुद्ध मतलब वो बिल्कुल उसी में लीन हो जाते हैं पूरे। तो ऐसा तो पॉसिबल सबके लिए नहीं है। तो हमें एकाग्र करना है। मन की कई स्थिति होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, फिर निरुद्ध, एकाग्र और फिर निरुद्ध। तो एकाग्र जब आप कर लेंगे तो फिर आपका जो भी एक्शन होगा ना, वो पॉजिटिव एक्शन होगा। जो रजोगुण आपका होगा, दैट विल हेल्प यू टू डू क्रिएटिव वर्क। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, तो आप ये किस लिए कर रहे हैं? आप दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी आप दिन भर खाली बैठे हैं, यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो ये जो आपका काम है, ये ड्रिवन तो रजोगुण से ही है, लेकिन क्योंकि सत्व डोमिनेंट है तो आप अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। और वही अगर सत्व लो रहेगा
तो वो रजस आपसे डिस्ट्रक्टिव काम कराएगा, वायलेंस कराएगा, एग्रेशन कराएगा, किसी को गलत जो है आप उसको दुख देंगे। और तमोगुण तो उससे भी नीचे है। अगर तमोगुण डोमिनेंट रहेगा तो फिर तो आदमी टोटली, उसको बुद्धि उसकी काम ही नहीं करती। लेकिन तमोगुण भी चाहिए नींद के लिए। जब हम सोते हैं तो उस टाइम तमोगुण हमारे मन को पूरा कवर कर लेता है, तो उस टाइम कुछ आपको चेतना नहीं होती किसी तरह की। अंदर तो आत्मा तो है, लेकिन आप इंद्रियां, मन सब सो जाते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना और अभी हम बहुत सारी और बातें जानने वाले हैं, बट यहाँ इतनी ब्यूटीफुल बात सामने आई कि हमारी क्रिएटिविटी, जिसके लिए आप पता नहीं दुनिया के कौन से बेस्ट कोर्स करने के बारे में सोच रहे होगे, वो सब यहाँ से अचीव हो सकता है। किस तरह से हमने जाना कि सतोगुण डोमिनेंट होगा तो रजोगुण क्रिएटिविटी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा हमारे अंदर। सो अभी हम शुरू से विरुद्ध आहार और फूड ट्रेंड्स की बातें कर रहे थे, तो इसी को चलते मेरा फूड ट्रेंड के ऊपर एक और सवाल है। हाँ जी। जो मिलेट और व्हीट का जो युद्ध चल रहा है आजकल, तो इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और कैसे हम इसको लें? मैं भी अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करूँ। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ दर्शकों से कि कोई भी ट्रेंड जब आता है तो पहले देखना है कि इसका सोर्स कहाँ से है। मान लो व्हीट के बारे में चर्चा चल रही है कि व्हीट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को, या व्हीट से इन्फ्लेमेशन हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो हम ये देखें कि ये व्हीट जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल वाला व्हीट है या नहीं? तो वो नहीं है। वो हमने व्हीट की जो सीड्स थे उसको चेंज कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स तो आ गए अब हैं। वो ओरिजिनल वाला मिलना बंद हो गया है? ओरिजिनल भी मिलता है, मिलता है। देसी गेहूं आप अगर देंगे तो कई वैरायटी मिलती हैं। तो ओरिजिनल व्हीट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपने जेनेटिकली मॉडिफाई की है तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उससे प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेट्स जो है वो नुकसान नहीं करते लोगों को। कई लोगों को मिलेट्स भी नहीं पचते। हम तो हमारा लास्ट में वहीं आते हैं। पहली चीज़ आपकी प्रकृति, दूसरा आपका अग्नि बल, उसके अनुसार आपने देखना है, तीसरा आप उसको पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं। इवन अगर आप हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, सात्विक भोजन भी खा रहे हैं, तो उसका भी एक पचना चाहिए ना। वो नहीं पचेगा तो आम बनेगा। सात्विक भोजन से भी अगर तो फॉर्मूला हो गया कि जो चीज नहीं पची वो आम बनेगा, और आम का निकलने का रास्ता नहीं है। और आम बनेगा तो वो बीमारी पैदा करेगा। वो अपना नया रास्ता ढूंढ के कहीं ना कहीं शरीर में जाके जमा होगा और बीमारी पैदा करेगा। तो इसलिए आयुर्वेद में हम इस पर जो है फोकस करते हैं। तो डेफिनेटली मिलेट्स आर बेटर, क्योंकि उसका भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। बाजरा या रागी या जितने भी ज्वार, जौ, आई थिंक ये तो अभी ओरिजिनल वैरायटी चल रही है, तो इसलिए वो अच्छे हैं हमारे शरीर के लिए। ऐसा नहीं कि वो, लेकिन उसमें भी मैं बहुत लोगों की जो है कंप्लेंट सुन रहा हूँ कि मेरे को पचता नहीं है। तो पचता नहीं है तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं है। ये आजकल मल्टी ग्रेन का कॉन्सेप्ट बना दिया है लोगों ने। हाँ, ये भी एक बात है तो कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा इतने सारे ग्रेन का आटा एक साथ कि मतलब हमें लग रहा है कि हम बॉडी में डंप कर दें, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है वो, नहीं अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए अगेन वही विरुद्ध आहार वाली बात आती है। कुछ चीजें अगर हम बहुत सारी चीजों को मिला रहे हैं तो वो पचेगी नहीं। विरुद्ध आहार का मतलब यही नहीं कि वो एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया वो। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया फिर पचने में मुश्किल होता है। तो कीप इट सिंपल, यही फार्मूला है। सरल रखो और थोड़ा क्वांटिटी प्रॉपर रखो। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसका साइज इतना फिस्ट के बराबर है, तो आयुर्वेद कहता है 1/3 शुड बी लेफ्ट एम्प्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से खाएंगे तो आपको आम नहीं बनेगा। आम नहीं बनेगा तो बीमार नहीं होंगे आप। और अभी जापान में मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ पर मैंने एक पढ़ा था अभी कि वहाँ लॉन्जिविटी बहुत होती है, जापानीज लोग काफ़ी। तो एक हारा हाचीबू करके एक उनका एक कॉन्सेप्ट है। हारा हाचीबू में कहते हैं 80% आप भरिए, 20% खाली छोड़ दी। तो आयुर्वेद से तो हमसे सीख के हमें सिखा रहे हैं। हाँ, शायद वो आयुर्वेद से लिया होगा उन्होंने, और उस पर वो रिसर्च भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सुना होगा आजकल सर्केडियन रिदम, ऑटोफेजी, राइट, जो उपवास के साथ हम जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ कम खाइए, फास्टिंग करिए, ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो आम बनेगा। वो तो हम कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने उनको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि आप जब उपवास करते हैं तो आपकी जो है ऑटोफेजी सिस्टम शुरू होता है कि जो टॉक्सिन्स को खाना शुरू करता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो जो आपको अग्नि को भोजन नहीं मिला तो अग्नि क्या करेगी, आम को खाना शुरू करेगी। तो उसको ऑटोफेजी कहते हैं। अच्छा, तो आम को हटाने का ये एक तरीका बिल्कुल, और फास्टिंग बहुत अच्छा है। लंघनम परम औषधि आयुर्वेद में लिखा है।
परम औषधि मतलब बेस्ट मेडिसिन है। लंघन, लंघन मतलब कम खाना या फास्टिंग हमारे करना। नोदरी भी करते हैं तो ये इस तरह से, इसीलिए हमारे यहाँ देखो कि हमारे संस्कृति में ही फास्टिंग जगह जगह पर जो है उसका कहीं ना कहीं वर्णन आता है। कभी नवरात्रे आ रहे हैं, कभी एकादशी का व्रत आ रहा है, कभी कुछ हनुमान जी का व्रत करते हैं लोग। तो ये जो कल्चर में जो चीज़ें जुड़ जाती हैं वो साइंटिफिक हैं, बहुत साइंटिफिक हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में भी हैं तो वहाँ भी तो हेल्थ चाहिए ना, राइट। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप कम खाते हैं तो आपका मन भी जो है बहुत पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि मन को भी तो भोजन से ही तो चंचलता भी कम होती है, चंचलता कम होती है, मन शांत होता है। तो श्रोताओं, अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, हमने समझा म्यूकस बनेगा और म्यूकस का निकलने का कोई प्रोविज़न नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है, तो उपवास उसमें मदद करता है। बट एक और बात समझने की है कि अगर हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है तो हम वो फूड आइटम्स डिलीट करके न्यू फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं, तो पहला कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपनी बॉडी को हम कैपेबल बनाएं, वापस से रिस्टोर करें अपनी हेल्थ को। नहीं तो इस प्रोसेस में तो धीरे धीरे हम और अस्वस्थता की तरफ बढ़ रहे हैं। कल को तो हमसे चला नहीं जाएगा, हम कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठा नहीं जाएगा तो लेट गए, तो ये तो फिर इसका कोई एंड नहीं है। दूसरी बात, सोर्स को ज़रूर देखें, तो राइट सोर्स से ही हम अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योरमेंट करें और स्वस्थता की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाएं। अभी गैस और एसिडिटी का मैंने देखा कि एक गोली सबके पर्स में रहती ही है। हाँ जी। कि और इनफैक्ट मेरे साथ हुआ कि मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे नौजिया फील हो रहा था, तो तुरंत मेरे साथ वाले ने मुझे निकाल के एंटासिड पकड़ाया कि खा लो। मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे आदत नहीं है एंटासिड खाने की, मैं वॉमिट करना प्रेफर करूँगी कि अब कुछ आ रहा है बाहर तो आ ही जाए। बट मैंने देखा कि सब लोग अपने साथ गैस और एसिडिटी का सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो ये पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि गैस और एसिडिटी में अंतर क्या है। अच्छा। और मेरी बॉडी जब सिम्टम्स दे रही है, फॉर एग्जांपल नौजिया था या ब्लोटिंग है, तो ये गैस है कि एसिडिटी है, मुझे नहीं समझ आया अभी तक। आप थोड़ा समझाएं। देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। आपने शायद ये बड़ा कॉमन एक प्रश्न उठाया है। मैं भी कई बार जो पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, तो वो मुझे कहते हैं एसिडिटी हो रही है, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ स्पेसिफिकली कि नहीं, मेरे को नहीं बताओ एसिडिटी, आप ये बताओ आपको हो क्या रहा है। सिम्टम तो वो कई तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग, अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो टेक्निकली एसिड या एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी इज द रियल वर्ड। उसका मतलब होता है कि जब आपके हमारे पेट के अंदर ना एक एसिड बनता है जो कि नेचुरल है, वो खाना पचाने के लिए ज़रूरत होती है उसकी, लेकिन ये एसिड जब अधिक मात्रा में बन जाए तो उसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी, या सिंपल भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो इसके मेन लक्षण क्या होते हैं कि एक तो आपको ये नाभि के ऊपर जो है ना, नॉर्मली पेट में नाभि के अंदर दर्द होगा, जलन होगी, हाँ एसिडिटी में, या कभी कभार ऊपर को भी कई लोगों को जो रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स, तो वो खट्टा डकार एसिड कई बार गले तक आ जाता है, उनको खांसी आने लग जाती है, मुंह में भी आ जाता है, कुछ लोगों को गले में खांसी आ जाती है, कई तरह के सिम्टम्स आते हैं उसमें। तो इसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी, या सिंपल भाषा में एसिडिटी बोल देते हैं। और जो दूसरा है आपका गैस तो मतलब विंड फॉर्मेशन है, तो वो नॉर्मली हमारी आंतों में बनती है ज़्यादा। पेट में भी बनती है लेकिन आंतों में ज़्यादा। वो जब खाना पचने के प्रोसेस जब चल रहा है तो उसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा गैस बनाने वाली चीज़ें खाई हैं, या अगेन आपकी अग्नि अगर कमज़ोर है और खाना ठीक से नहीं पच पाया, तो अगेन जो बिना पचा खाना रह गया वो फर्मेंट होता है, फर्मेंट होगा तो ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। गैस बनने से पेट फूल जाता है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। अच्छा, 2 प्रोसेस नेचुरली बनाए हैं हमारे सिस्टम में कि अगर पेट में गैस होती है तो ज़्यादा जब गैस बनेगी तो ऊपर जो इसोफेगस से जो जहाँ पर पेट जुड़ता है वो वॉल खुल जाता है, ऊपर से डकार आ जाती है। तो उसको कहते हैं डकार आ गई, गैस निकल गई है। अच्छा। या फिर लोअर और जो हमारा ऑरिफिस है वहाँ से गैस रिलीज हो जाती है, लेकिन कभी कभार ये लोगों की रिलीज नहीं होती ठीक से गैस। तो गैस अगर रिलीज नहीं होगी ना तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है कई बारी। तो ये डिफरेंस है एसिडिटी और गैस के बीच में, तो इसको समझना जरूरी है। इवन कॉन्स्टिपेशन भी लोग कई बारी, कब्ज जो शब्द है ना, कब्ज को भी लोग नहीं समझते कई बारी। हाँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, नहीं जी हमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन
अभी कॉन्स्टिपेशन होता क्या है इसको हमने समझा नहीं, स्कूल में हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। बताया। जैसे हम उसको बताने लगते हैं कि ऐसा शेप ऐसा कुछ हो, तो सब मैंने अपनी मेड की डॉटर को भी समझाने की कोशिश करी कि आप देखा करो, फॉर्मेशन देखो, ये देखो, तो उसका मुंह बन जाता है कि ये तो बड़ी कम से कम चलो इतना ही समझ में आया कि देखिए आप जैसे खाना खा रहे हैं, दिन भर आपने खाना खाया, तो एटलीस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग आपका मोशन जो कि पचा, जो वेस्ट बना वो बाहर निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता है बाहर और पूरा दिन आप मोशन नहीं हुआ तो उसको कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन उसको तो कहते हैं। बट लेकिन कुछ लोग इसको भी कब्ज कहते हैं कि मैं तो दिन में 4-5 बार जाता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता, ऐसे उसको भी कब्ज कहते हैं लोग। यहाँ तक लोग मैंने देखे कि मुझे कब्जी होती है, तो मैं क्या होता है, कह रहे जलन होती है, उसको भी कब्जी कहते हैं लोग। तो अगर सुबह मोशन गए और बहुत टाइम लग रहा है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत आएगा? मतलब उसको हम ये कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कि जो आपका एवैक्यूएशन जो प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप एवैक्यूएट तो कर रहे हैं जो स्टूल को, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर वो टाइम लग रहा है तो वो देयर आर मेनी थिंग्स, कई बार एक हैबिट बन जाती है आदमी की, या आम उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके आंतों में ऑलरेडी आम है तो वो चिपक गया, म्यूकस टाइप है ना, अच्छा। तो आपका मल जो बाहर नहीं निकलेगा एक बार में, वो धीरे धीरे निकलेगा। समटाइम्स यू विल गो 2-3 टाइम्स, मॉर्निंग में गए, फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर इच्छा होती है फिर चले गए, लंच खाया फिर चले गए, तो इस तरह से भी कई बार जो है ये जो सिस्टम। आप कह रहे हो आम के साथ चिपक गया, बट ये जो बार बार जा रहे हैं ये क्यों हो रहा है फिर? ये उसी से आम से होता है। अच्छा। हाँ, जिसको आजकल जो है कोलाइटिस बोल देते हैं। तो ये आम जो है ये तो पता नहीं कब से पड़ा होगा, अब तो पास ही रखना पड़ेगा इसको निकालने के लिए ना? नहीं, इसको पाचन करना पड़ेगा, इसको पचाना पड़ेगा। इसलिए जो हमने बात की कि भाई आप फास्टिंग इज वन वे, देन देयर आर मेडिसिन्स। बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक सिंपल फार्मूला मैं बता देता हूँ, मैं इसको अक्सर बताता हूँ, आम पाचक इसको हम बोलते हैं। आपको लेनी है सौंठ और उसके साथ अपना जीरा और धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये सब मिक्स करके एक चूर्ण बना लीजिए और इसको आप जो है सुबह ले लीजिए गर्म पानी से, एक बार सुबह ले लो, एक बार शाम को ले लो, तो अच्छा चूर्ण है। या फिर जो है आप खाना जो खा रहे हैं, खाना खाते समय बीच में थोड़ा सा अदरक का पानी गरम गरम पिए। आपने सुना होगा ना, कई कल्चर्स हैं जहाँ खाने के साथ गर्म पानी पीते हैं, जापान है, चाइना है, वो कहते हैं इसलिए वो उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छी ये मुझे गर्म पानी वाला नहीं गर्म पानी का इसलिए होता है कि ताकि आम जो है वो ना बने और आम पच जाए। इसलिए अदरक का प्रयोग बताते हैं। खाना खाने के साथ आप जिंजर का प्रयोग करो, या और कुछ नहीं तो आप सौंठ का चूर्ण जो होता है, जिंजर पाउडर, वो गुनगुने पानी से ले सकते हैं। तो ये सब आम पाचक चीज़ें हैं। नहीं तो आयुर्वेद में तो मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आम को भी पचाती हैं, प्लस आपकी अग्नि को भी इम्प्रूव करती हैं। तो हमें तो समझ में आया कि एक तो आम के ऊपर काम करना है, और जठर अग्नि के ऊपर काम करना है। ये दो चीजें सही होंगी तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अग्नि केवल जठर अग्नि तो पेट में है, फिर उसके बाद धातु अग्नि है जो टिश्यूज बनाती हैं, भूताग्नि है जो 5 एलिमेंट्स के साथ, आप सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो सेलुलर अग्नि है। इवन जो आपका न्यूक्लियस सेल में होता है ना, जहाँ पर जीन्स होती हैं, अच्छा, जो वहाँ पर भी एक अग्नि है। तो वो जो आजकल एपिजेनेटिक्स का कनेक्शन इससे बनता है। एवरी लेवल, ये वास्तव में आयुर्वेद पूरा अग्नि पर ही फोकस है। एक योगा आसन है, जब मैंने योगा सीखना शुरू किया तो उसमें सबसे पहला जो सिखाया गया संपाद आसन, जिसमें हम न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, और उसमें लिखा था कि देखने में लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपकी पूरे सब धातुओं को सम उसमें लेकर आना इस आसन का काम है। नहीं, बहुत सारे जो हमारे, तो ये 7 धातुओं के नाम भी मुझे अभी तक ठीक से नहीं मालूम है, आप थोड़ा 7 धातु हैं। रस, जो खाना हम जो खाते हैं, तो जठराग्नि उसको पचाती है, पाचक अग्नि, डाइजेस्टिव फायर उसको पचाएगी, तो सबसे पहले वो रस में कन्वर्ट होता है। रस का मतलब सिंपल न्यूट्रिएंट, जूस एक तरह का। ठीक है। तो जितना न्यूट्रिशन है वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहाँ से अलग अलग तरह की अग्नियाँ हमारी जो है ना, पहले तो आहार रस बनता है इसका, जो न्यूट्रिएंट जूस, फिर जो रस धातु है तो उसकी रस अग्नि होगी, उससे रस धातु बनेगा। ऐसे दूसरा रक्त यानी कि ब्लड है, ब्लड हो गया। फिर तीसरा मांस है यानी कि मसल्स है, फोर्थ इज मेद धातु, फैट टिश्यू है, फिफ्थ वन इज अस्थि धातु जिसको कि बोन्स बोलते हैं। उसके बाद मज्जा धातु होता है। मज्जा इज प्राइमरीली बोन मैरो है,
नर्व, जो इवन नर्व्स को भी हम अच्छा, उसमें नर्व्स लेते उसी हैं। में आती हैं। ओके और लास्ट में शुक्र धातु 7वां वाला, ओके जिसको हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे फीमेल्स में एग होता है, मेल्स में स्पर्म होता है, तो ये उसी का बाई प्रोडक्ट है, शुक्र तो धातु का। योगा आसना का रोल है इसको अफेक्ट करने में? योग तो बहुत अच्छी चीज़ है। योग केवल जो है ना वो शरीर शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जो पोस्चर्स हैं, ये पोस्चर क्या करते हैं कि हमारे बॉडी की जो एनर्जीज हैं या डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर पोस्चर में वो करते हैं, आसन करते हैं, तो उसको जो है उस अंदर के ऑर्गन्स को वो एक एक्सरसाइज समझ लीजिए उसकी। मसाज करना हाँ। और ये सब। तो वैसे तो योग अपने आप में एक अलग फिलॉसफी है पूरी। आसन उसका एक बहुत इनिशियल पार्ट है, वो भी स्वस्थ रहने के लिए है। हाँ जी, आगे जाके फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। समाधि है। तो वो अलग है प्रोसेस। बट उस प्रोसेस में जो योग आसन है, दे आर वेरी गुड। अब आजकल हम तो जीवा में यहाँ योग थेरेपी भी कराते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, तो अलग अलग पोस्चर्स, उसमें कौन सी बीमारी में कौन कौन से सा पोस्चर postures काम काम आएगा, वो भी योग थेरेपी हम यहाँ कराते हैं। अभी मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि अब मैं सच बोल रही हूँ, 25 साल तक की उम्र में ही मैंने देखा कि यूथ के बाल जो हैं ग्रे हो रहे हैं। हम्म। एंड बॉयज़ में स्पेशली मैंने देखा बाय द टाइम दे आर 30 जी। दे आर बैल्ड। एंड गर्ल्स के केस में बैल्डनेस तो नहीं देखी है, बट यस ग्रे हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, ग्रे ग्रे हेयर, हेयर। ऐसी सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये बालों को लेकर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतनी यंग एज के अंदर, क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? नहीं, हमने तो काफ़ी काम किया है। और आपने जो बताया, हमारे पास भी जो डेटा है, हमारे यहाँ तो सब डेटा बनाते हैं ना, तो लगभग मैं अगर अपना डेटाबेस हेयर फॉल का मैं देख रहा था, उसमें अराउंड 47% जो पेशेंट हमारे पास आए हैं, वो देवर बिलो 30। 47%। अच्छा, वेरी, मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही देख वेरी रही हूँ ऐसा। शॉकिंग, यू नो। ओके। क्योंकि इस उम्र में बाल गिरना ही नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है अगर हम इसको देखें? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हेयर केयर हम करते ही नहीं है, खासतौर से यूथ जो है। अच्छा, मुझे लगा हेयर केयर बढ़ गया है मार्केट में। नहीं, हेयर केयर बढ़ गया है बालों को गिराने के लिए। ओके। तो हेयर केयर नहीं है वो। तो क्या कर रहे हैं, हेयर केयर के नाम पर हम केमिकल्स लगा रहे हैं बालों में, चाहे वो शैम्पू है, जेल्स हैं, जो भी कलर्स हैं, हाइलाइटिंग, दुनिया भर की चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, देर ऑल केमिकल बेस्ड थिंग्स। तो केमिकल जब आपकी स्कैल्प में जाएगा तो बालों के नीचे अंदर रूट होती है, हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ केमिकल जाएगा तो उसको वीक कर देगा, तो बाल गिरेगा आपका। दूसरी चीज़ इंटरनल, अगर हम बात करें आयुर्वेद की भाषा में, तो बाल कब गिरते हैं? जब हमारे बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, पित्त का कनेक्शन? हाँ, बाल? पित्त का कनेक्शन मोस्टली पित्त से ही होता है, इसका कनेक्शन। तो आजकल जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो देख लो क्या खा रहे हैं, पित्तवर्धक भोजन ही खा रहे हैं सुबह से शाम तक। चाय, कॉफ़ी, तीखा, मिर्ची, मसाला, खट्टा, तीखा, नॉनवेज, अंडा वंडा, और फिर वो ड्रिंक बहुत चल गया, ड्रिंक्स कर रहे हैं लोग, अल्कोहल, स्मोकिंग, अब तो पता नहीं क्या क्या नशे चल गए। तो ये सब पित्तवर्धक चीज़ें हैं। और ये यूथ जो है, पित्त की वैसी डोमिनेंट एज है। जैसे बचपन में कफ डोमिनेंट होता है, यूथ में पित्त नेचुरली बढ़ता है। तो और पित्त के ओल्ड ऊपर एज से और पित्त डाल और दिया फिर हमने। और पित्त, तो वो जो पित्त बढ़ेगा तो एक्ने, पिंपल्स, स्कैल्प में इची स्कैल्प, सोराइसिस, डैंड्रफ, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और वही पित्त अगेन जो बालों के नीचे जो हेयर फॉलिकल में जो न्यूट्रिशन है वहाँ जाता है तो उसको जला देगा। तीसरी चीज़, माइंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस ये जो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है, तो स्ट्रेस से भी बाल जाते हैं। तो अभी जिन यूथ के साथ ये हो चुका है, हाँ जी, मान लो कि बाल चले ही गए हैं, हाँ जी, ठीक हो जाएगा? देखिए डिपेंड करता है एज कितनी है आपकी। मान लो 30 साल का है। 30 क्रॉस कर गए तो फिर आप उसको रोक सकते हैं। ओके। उसका रिवाइवल होता है, सब में नहीं होता। देखिए, मैं जो चीज़ बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ, और मैं मतलब वो नहीं करता कि अगर 2 का हो गया तो मैं कहूँगा सबका हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का होता है, रिवर्स होता है, ऐसा नहीं है। अप टू 40-45 भी हमने देखा है। लेकिन हमारा आफ्टर 30 या 35 या 40 के आसपास जब चले जाते हैं तो हमारा गोल रहता है कि इसको अब यहीं रोका जाए, और रुक जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि रुकने से फिर वॉल्यूम बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ जाती है। और इसी तरह से जो ग्रेइंग ऑफ हेयर का भी सेम सिस्टम है। अर्ली एज में अगर होता है 20s में, तो वहाँ पर हमने रिवर्सल काफ़ी देखा है। तो मान के चलें कि कोई भी यूथ अगर सुन रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि 2 लोगों का हुआ, प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करें।
हो सकता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जिस कारण से वो हो रहा था वो और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, वो तो एटलीस्ट अचीव ज़रूर से ज़रूर और कम से कम कारण तो बंद कर हाँ, देना। कारण तो बंद करना देखिए, फिर भी ज़रूरी है ना, क्योंकि पित्तवर्धक वो चीजें, उसने ये काम तो कर लिया, बाल नहीं बचे, वो कुछ और करेगा जाके। पित्तवर्धक चीजें ना खाएं, राइट। गर्म चीजें स्किन की खाएं। प्रॉब्लम्स भी दूसरा हैं। जो है, आप थोड़ा सा जो खाना जो खा रहे हैं उसमें कुछ पोषण, थोड़ा बाल जो है उसको प्रोटीन थोड़ा चाहिए होता है, तो प्रोटीन, पनीर वगैरह खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ऐसे बादाम अखरोट खाएं। तीसरी चीज़, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन, ब्रीदिंग, प्राणायाम करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला पॉइंट हमने बताया था, हेयर केयर के लिए आपको नेचुरल चाहिए। ऑयलिंग तो जरूर करनी चाहिए, ओके। एटलीस्ट तो ट्वाइस। ऑयलिंग तो करनी ही छोड़ी लोगों ने। वही तो है, तेल नहीं लगाते ना, इसलिए बाल के जा रहे हैं। पहले बचपन में हमें याद है कि हर रोज ही तेल लगाते थे, एवरी डे। मेरी मम्मी तो आज तक हाँ रोज जी। तेल लगाती है। तो इसलिए तेल कम से कम सप्ताह तो में शी 2 बार। 70+, उनके अभी आधे बाल काले हैं। तो इसलिए ट्वाइस ए वीक ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। हम तो मेडिकेटेड ऑयल भी बनाते हैं बालों के लिए, कई हम लोग हेयर टॉनिक भी बनाते तो हैं। आपके यहाँ कलर भी बनता है क्या? कलर भी है, इंडिगो जो होता है ना। कलर बना हाँ, बनाया तो है। मेहंदी नहीं, मेहंदी लगानी पड़ती है पहले आपको, अच्छा। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में आप इंडिगो पाउडर होता है तो आप वो कुछ ऐसा क्विक फिक्स बना दीजिए बिल्कुल ना नहीं, हमारे लिए। क्विक ही है, बहुत अच्छा है, कोई उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। और हमने एक हेयर लेप भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। तो वीक में एक बार लेप लगा लें तो उससे बाल बड़े अच्छे आपके सॉफ्ट एंड सिल्की। और को घर में जो है आप ट्राई करिए, पहले करते थे लोग गांव में, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे। अच्छा। दही से बाल धोइए आप। मुल्तानी मिट्टी से ड्राई नहीं हो जाएंगे बाल? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑयल, आपकी स्कैल्प कैसी है, ड्राइनेस होती है। दही से वॉश कर लीजिए। दही से। मेथी दाना भिगो दो, मेथी दाने को पीस के दही में मिक्स करके उससे बाल धोइए, बहुत अच्छा रहता है। तो नेचुरल चीज आपको, स्किन पर भी नेचुरल चीज लगानी चाहिए, बालों में भी नेचुरल चीज लगानी चाहिए। मैंने शैम्पू यूज किया है आपके यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, शैम्पू हमारे यहाँ बहुत पूरा स्किन केयर, शैम्पू, ऑयल, घी, कुछ प्रोडक्ट्स तो मैं, एंड टूथपेस्ट, ये सब चीजें मैं यूज तो करती हमारे यहाँ स्किन केयर, हेयर केयर के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और आयुर्वेद में हम एक चीज़ बार बार कहते हैं कि आप अपने स्कैल्प पर या त्वचा पर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाएं जो आप खा नहीं सकते। कहने का मतलब है कि नेचुरल चीज़ें आप लगाएं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रहा है, के थ्रू हम उसको खा ही रहे हैं। ओके। तो जैसे हमारे यहाँ तो आलमंड, कैरेट, कई क्यूकम्बर, ये सब इससे बनती चीज़ें काफ़ी। और घर में आप यूज़ कर लीजिए, घर में किचन में बहुत सारा सामान है आपके पास। तो आज से अपने बालों का ख्याल रखना है, स्किन और बाल। मतलब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो भी कुछ लगा रहे हैं बेसिकली हम उसको खा रहे हैं। तो आप देखिए आप क्या क्या खा रहे हैं। मैं एक YouTube वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो कुछ YouTube वीडियोज़ भी मैंने देखे जिसमें मैंने ये सुना कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि हमें दही रोज़ नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। लकीली मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, बट मेरे लिए नया था। मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं गलत कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप ही बताइए। देखिए, आयुर्वेद में हम अलग, एवरी टाइम वी गो टू द बॉटम लाइन कि जो कुछ आप खा रहे हैं वो पचना चाहिए। तो दही इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, नंबर 1। अच्छा। अभिसंधि एक वर्ड आता है आयुर्वेद में। तो दही अगर आप रोज रोज खाएंगे तो एक तो खाना खा रहे हैं, फिर साथ में दही खा रहे हैं, तो वो हैवी हो जाएगा। इसलिए रात को दही मना करते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात के समय जो है हमारी अग्नि स्लो होती है, तो वो पचेगी नहीं। आम बनेगा, जोड़ों में दर्द होगा। आप कहावत सुनी होगी कि रात को दही खाएंगे तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तो ये पीछे इसके पूरा एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है। तो खाने के साथ दही नहीं खाना, या नहीं, आप ऐसा नहीं कि दही नहीं खा सकते, दोपहर को आप खाना चाहें, लेकिन एवरीडे नहीं खाना है, क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। अब इस तरह से होगा ना, रोज खीर खा रहे हैं आप, अच्छा, तो एवरीडे खीर खाएंगे तो हैवी है ना। तो हमारी बॉडी को इतने दही चाहिए भी नहीं है। छाछ बना लीजिए उसकी। अच्छा, उसको आयुर्वेद में छाछ का बहुत अच्छा वर्णन है, जो तक्र होती है, जो जिसको तो लस्सी। दही हैवी दही है में और पानी मिल गया ना, छाछ डाल बनाते ही वो बदल गई। क्योंकि वो एक तो डाइल्यूट हो गई, ओके, तो एक उसमें पचने में इजी रहेगी। और छाछ जो है उसमें नॉर्मली लोग मिलाते हैं ना, थोड़ा जीरा डालते हैं, धनिया पुदीना मिक्स करते हैं, वो बहुत अच्छी ड्रिंक है। इनफैक्ट आयुर्वेद में तो लिखा है कि तीनों दोषों को बैलेंस करती है। तो हम कहते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बट हम छाछ पी रहे हैं, वो पानी की तरह से नहीं काम करेगा? छाछ का लिखा है भोजनांते पिबेत तक्रम, ऐसा लिखा है, खाने के अंत में जो है छाछ पीने यहाँ से वो वाला प्रिंसिपल नहीं लगेगा कि क्योंकि वो दीपन पाचन करती है ना। देखिए, पानी क्या करता है, पानी आपकी अग्नि को स्लो कर देगा, इसलिए पानी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी अग्नि आपकी काम कर रही है। ये क्या है, ये आपने एक एडिटिव दे दिया उसको, अग्नि को। ये दीपन पाचन 2 शब्द आते हैं कि आपकी, ये और
ये अग्नि को तेज भी तेज करती है करेगा। और उसको नरिश भी करती है, तो आपके पाचन में हेल्प करती है वो। सो नाइस। तो ऐसी चीजें आप ले सकते हैं जो पाचन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज से लस्सी ऑन। हाँ जी, ठीक है, लेकिन रात को ना पिए तो रात अच्छा को है। नहीं लें हम, मतलब दोपहर को सूर्य ले लें, सुबह ले लें। सूर्य के हिसाब से हाँ चलें, जी, जब हाँ जी। सूर्य उच्च का है तब हाँ अग्नि जी, भी उच्च पे है, हाँ ऐसा जी, ही मान के बिल्कुल चलें बिल्कुल। प्रिंसिपल। और शाम को चंद्रमा निकल गया, अब अग्नि भी शांत हो रही है, हाँ जी। हमें भी शांत हो जाना चाहिए। हम्म, तो अभी ये भी एक बात है जो हम बहुत सालों से सुन रहे थे, और पहले मैं भी मानती थी ऐसा, लेकिन अभी मुझे समझ में आने लगा है कि शायद ये ठीक नहीं है। पर मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि फैमिली के साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाना, तो ऑफ कोर्स जब सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे तो कोई ना कोई बात निकल आएगी। बट एक तरफ हम कहते हैं खाने को, अभी हमने बात करी कि माइंडफुली खाना चाहिए और शांति से खाना चाहिए। हम कह रहे हैं टीवी भी नहीं देखना चाहिए, तो फैमिली के साथ बातें करना भी तो एक तरह का लाइव टीवी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं तो इसमें देखिए, टू ईट विद फैमिली इज ए वेरी गुड हैबिट, कोई बुरी बात नहीं है। एक कहावत है, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसा Right. कहते हैं। लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं तो बात क्यों करनी है? बातें नहीं करनी हमारे घर में हम लोग शाम को रोज बैठ के खाना खाते हैं पूरी फैमिली, लेकिन उसके बाद हम बैठ करके बातें करते हैं। तो जब खाना खा रहे हैं, बल्कि हमारी तो जो एक ग्रैंड डॉटर है, उसने पूरा, अगर कोई बोल भी दे तो खाना खाते समय बात नहीं, उसका सेंटेंस ही आता है अगर किसी से कुछ निकल गया। अच्छा, शी हैज अंडरस्टूड दिस रूल। तो खाना खाओ, आराम से बैठ करके खाने को एंजॉय करो। अब देखिए अगेन, ऐसा नहीं कि आप एक भी शब्द ना नहीं बोले, आपने कुछ लेना है, कुछ मांगना है तो ठीक है, मतलब कि कोई बट डोंट टॉक समथिंग के सीरियस डिस्कशन, बातें नहीं कोई करनी बिजनेस है। डिस्कशन हो रहा है, कोई इमोशनल कोई चीजें डिसीजन डिस्कस मेकिंग कर को रहे हैं। लेके बातचीत हो रही है, वो सब नहीं करना है। और आराम से खाना चबा करके बैठ करके आपको खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, तो अच्छी चीज़ है, फैमिली के साथ खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो हम स्कूल चलाते हैं, अब हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि 1 घंटा हर फैमिली में डिजिटल डिटॉक्स टाइम, और उसको हम कहते हैं फैमिली टाइम। उस टाइम आप चाहे तो बैठ करके बातें करें या बैठ करके खाना खाएं, लेकिन 1 घंटा पूरी फैमिली में कोई डिजिटल, कोई गैजेट नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जीवा स्कूल के बारे में। मैंने जब इस स्कूल को विज़िट किया था, आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ पे बच्चों के लिए हर पीरियड के बाद बेल नहीं बजती है। मतलब दे आर सो सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयर ऑफ द टाइम। उनको टाइम का भी एहसास है, उन्हें पता होता है कि हमारा नेक्स्ट पीरियड शुरू हो चुका है। उनको कोई पीछे नहीं लगा है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। दे राइट डायरी, दे नो देयर प्रकृति, दे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, वो डेली लिखते भी हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं। तो आप जाके देखिए स्कूल को, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है, और हमारे बिल्कुल आसपास ही है। हाँ जी, फरीदाबाद में ही है। फरीदाबाद में। सो मैंने वैसे अपनी करियर की शुरुआत जीवा स्कूल हाँ से जी, की थी। जीवा स्कूल से आपने शुरू किया था। तो मेरा टीचिंग करियर जीवा स्कूल से ही शुरू हुआ था। आप शायद मैथ्स पढ़ाते थे? मैथ्स पढ़ाती थी, हाँ। तो मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का टीचिंग तब हमने बेसमेंट में स्कूल शुरू किया, छोटा सा। आई स्टिल रिमेंबर दोज गुड ओल्ड गोल्डन डेज। सो जैसे सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, रॉ फूड के बारे में हम बात कर चुके हैं जी। मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं जब खाना खा रही हूँ तब मैं थोड़ा सा सैलड लूँ, या पहले मैं सैलड खा लूँ फिर थोड़ी देर बाद खाना खाऊं। फिर मुझे लगता है खाने का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। तो और यूजुअली हम वर्क प्लेस में होते हैं, घर में बैठे हैं तो फिर भी निभा लेंगे सारी बातें। तो ये रॉ फूड एंड कुक्ड फूड को कैसे कंबाइन करके खाना चाहिए? देखिए, बात वहीं आती है कि जो भी खा रहे हैं, जो मिक्सचर बना रहे हैं, वो पचना चाहिए। हमें नहीं है ज्ञान इस चीज को बार बार, तो उसका सिंपल सिंपल तरीका है कि आयुर्वेद कहता है कि जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले वो खाइए जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। अच्छा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो अग्नि आपकी स्ट्रांग होती है। तो रॉ फूड है तो थोड़ा शुरू में सैलेड खा सकते हैं। ऐसे नहीं खाएं कि एक बाइट रोटी की, एक बाइट खीरे की, ऐसे नहीं खाएं। नहीं, मेरे ख्याल वो पहले आप वो सैलेड को खा लें, फिर अपना जो है दाल चावल जो भी खाना। इवन अगर आपने देखा होगा पुराने समय में, जब अभी भी कहीं आप भंडारे वगैरह में जाते हैं तो पहले लड्डू देते हैं लोग, पहले मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, पहले मीठा, उसके क्योंकि मीठा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। पर हमारे हरियाणा में तो मीठा लास्ट में देते हैं। हाँ, नहीं, लास्ट में तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद में लिखा है कि लास्ट में थोड़ा सा ले सकते हैं। तो मीठा पहले लेना चाहिए। पहले जो भी आपको, अगर खीर खानी है, हमें तो याद है पहले खीर शुरू में ही खाते थे। हलवा खाना है तो पहले खाना है, फिर बाद में, क्योंकि वो अग्नि आपकी उसको पचा लेगी। ओके, फिर बाद उसके में बाद खाएंगे तो बहुत हेवी हो जाएगा। बाद में हेवी हो जाएगा। तो इसलिए, और दूसरा क्या है कि जैसे सलाद आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रॉ सलाद ना खाएं एक बार में,
क्योंकि खाना भी है आपके, फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। कभी कभार आप सलाद अलग से खा सकते हैं। तो अब हमें ये रॉ का थोड़ा सा और ठीक से बताएं कि ये फल दिन के समय में कब फल खाएं? तो खाने के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके। डोंट मिक्स तो कई लोग फ्रूट्स। तो खाना खाने के बाद आम खाते हाँ हैं, नहीं, वो फल गलत खाते है हैं, बिल्कुल। तरबूज खाना खाते हैं। खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा। अगर आपको खाने के साथ लेना ही है फ्रूट्स तो पहले खा लो उसको। अगेन बिकॉज जो फ्रूट्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, वो थोड़ा इंटेस्टाइन में जल्दी नीचे चले जाएंगे। बाद में खाए तो स्टक हो जाते हैं, अच्छा। फिर बर्फ्स आती हैं आपको, केले की आम की बर्फ्स आती रहेंगी। तो फ्रूट्स को अलग खाना चाहिए। सलाद भी अगर आप प्रॉपर केबर सलाद का बढ़िया अच्छा बॉल बना के वो खाइए पूरा। और अगर भोजन के साथ लेना तो थोड़ा सलाद लो, शुरू में भी ले सकते हैं या लास्ट में भी ले सकते हैं उसको, क्योंकि वात कारक है। हमारे आयुर्वेद की अगर प्रिंसिपल की दृष्टि से देखें तो पहले कफ वाले फूड, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, मीठा आ जाता है। मीठा डजंट मीन शुगर। दाल चपाती चावल भी शुरू में वो आप ले सकते हैं। समझ गए। उसके बाद आप पित्त वाले फूड, क्योंकि जैसे आपने कफ की चीज़ें खा ली तो अग्नि थोड़ी सी आपके काम पर लगेगी। फिर आपको चाहिए स्टिमुलेटिंग वाले जो अग्नि को तेज करें, तो वहाँ आपके थोड़ा कुछ भी सूप वगैरह टाइप की दाल है, अचार है, कुछ और चटनी है, इस तरह की तो थोड़ा स्टिमुलेट। और लास्ट में वात वाले फूड हमें खाने चाहिए, जो बिल्कुल जैसे रॉ फूड आ गया उसमें, या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो जो ड्राई क्रंची क्रिस्पी टाइप की, पापड़ टाइप की चीज़ें। और फिर अंत में आप यू कैन फिनिश विद अ स्मॉल पीस ऑफ स्वीट, छोटा सा गुड़ खा लीजिए, और छाछ भी छाछ। ओके। तो ये प्रॉपर ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अगेन क्या है कि हर चीज़ हर व्यक्ति पर एग्जैक्टली फिट भी नहीं बैठती, पर ऑर्डर इस तरह का है, उसको आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी का कफ बहुत बड़ा हुआ है तो फिर थोड़ा सा तो कस्टमाइज कर सकते हैं। और कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा कि एक लंबे समय तक आपने एक चीज़ प्रैक्टिस में की है तो वो आदत भी पड़ गई है, अब आपको वो नुकसान नहीं करती वो चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार आके डॉक्टर से कस्टमाइज सोल्यूशन लें, एक मिनी कोर्स तो कर ही लेना चाहिए अपने आप को समझने के लिए। देखिए आयुर्वेद जो है ना वो एक मैनुअल है। आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों को ही पढ़ना है आयुर्वेद। एवरीबॉडी शुड कनेक्ट विद आयुर्वेद। थोड़ा बहुत आयुर्वेद सबको आना चाहिए, क्योंकि ये जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसका एक बुकलेट आता है ना, तो ये ह्यूमन सिस्टम का बुकलेट है ये। तो ऐसा है कोई कोर्स कि हम थोड़ा अपने आप को जान पाएँ एज पर आयुर्वेदा की मेरी बॉडी में कौन सी चीज़ डोमिनेंट है बाय बर्थ, और कौन सी चीज़ें लाइफस्टाइल के कारण। हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हमने जो है लिखे हुए हैं चीज़ें इस तरह के। और इसके साथ साथ अगर मेरे जो हमारा जीवा आयुर्वेदा का यूट्यूब चैनल है उस पर हम अलग अलग विषय लेते हैं, कभी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, वहाँ बहुत सारी वीडियोस। कोई ऐसा कुछ बताओ ना कि सामने व्यक्ति खड़ा है, उसको देख, आपको तो कैबिन में घुसते ही समझ में आ जाता होगा क्या है ये। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप कैसे स्कैन करते हो, थोड़े सीक्रेट्स हमें भी बताओ। पहला तो फिजिक है। फिजिक अगर थोड़ा सा चबी है तो कफ का है, मीडियम बिल्ट होता है तो वो पित्त है, और जो बिल्कुल स्किनी होते हैं वो वात वाले होते हैं। फिर उनका थोड़ा अगर हम देखें स्किन कैसी है, ड्राई स्किन वात है, ऑयली स्किन है तो पित्त है, कफ वालों की नॉर्मल स्किन होती है। और इस तरह से उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, कई बार फोरहेड देखते हैं, बाल देखते हैं, फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चनेयर पूरा है जिससे प्रकृति आप अपनी पता कर सकते हैं। आंखों से भी पता चल जाता है आपको? आंखों में अगर बहुत ज़्यादा जैसे अगर रेडनेस है तो पित्त है, हाँ। थोड़ा सा वाइटिश कलर का है या बड़ी आंखें हैं तो वो कफ है, कफ होगा। और वात में थोड़ा ड्राई आईज होती है, छोटी आईज होती है। और एक हमारा पूरा एक क्वेश्चनेयर है जो हमारी वेबसाइट पर मिलता है आपको, jiva.com/vpk वात पित्त कफ, या ayurveda.jiva.com/vpk पे डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। तो उसको हम अटेम्प्ट करें हम। हाँ, और जो आयुर्वेद की आपने बात की तो मेरी किताब भी है इटर्नल हेल्थ करके। हाँ जी, अच्छी किताब है, उसको आप थोड़ा बहुत पढ़ें तो अच्छा। एक और है इटर्नल ब्यूटी है, इटर्नल ब्यूटी, तो ये अमेज़न पे मिलेंगी। और एक होम रेमेडीज है, अमेज़न पर मिल जाएंगी, और हमारे क्लिनिक्स पर भी मिल जाती है। अवेलेबल है। आपका गुड़गांव में भी क्लिनिक है? मेरे घर के पास ही है। अच्छा। मैंने अपने घर में ही देखा है कि मम्मी पहले करती थी, अब तो नहीं करती हैं, त्रिफला खाती थी रात को, त्रिफला। तो ये बाय डिफॉल्ट हर व्यक्ति खा ले चलेगा, ऐसा है? हाँ, त्रिफला तो बहुत अच्छी चीज़ है। 3 चीज़ों से बनता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। 3 फल हैं, इसलिए त्रिफला इसको बोलते हैं। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक फार्मूला है ये, और इसको कहा है कि तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और तीनों ही अच्छे रिजुविनेटर हर्ब्स हैं, मतलब रसायन बोलते हैं हम अपनी भाषा में।
कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, धातुओं को पुष्ट करते हैं, अग्नि को ठीक करते हैं, आपके वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो बल्कि ऐसे तो हरितकी के लिए लिखा गया है, हरड़ जो होती है ना, हरड़ को आयुर्वेद में लिखा है ये माता के समान होती है। अच्छा। माता यानी कि एक बार अंदर गई तो जैसे माँ अपने बच्चे का कभी कोई गलत नहीं करती, तो ऐसे हरड़ एक बार अंदर गई तो वो कोई आपके अंदर गलत काम नहीं करेगी, अच्छा ही करेगी। ओके। मैं त्रिफला के लिए भी यही यूज करता हूँ तो कि त्रिफला एक बार अंदर जाएगा तो कुछ भी माता के समान काम हाँ करेगा। माता की तरह ही काम करेगा, So कुछ नहीं nice. करेगा, वो अच्छा ही करेगा आपके लिए। तो हाँ मैं लेकिन अगेन यू हैव टू नो कि कितना लेना है, हाँ, किस समय लेना वही है। मैं जानना चाहती थी कि कैसे जानेंगे। अगर आपको जनरल लेना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, तो आप सुबह त्रिफला 2 टैबलेट ले लीजिए या 1 टीस्पून त्रिफला सुबह पानी में घोल के पी लीजिए, शहद में मिला के ले लीजिए। ठीक है। कुछ लोग लेक्सेटिव के तौर पर लेते हैं तो रात को ले रात लीजिए। को ले लें। रात को आप सोते समय गर्म पानी से गर्म दूध के साथ त्रिफला ले लीजिए। और ऐसे तो हमारे शास्त्र में एक और वर्णन लिखा है कि अगर 12 साल तक लगातार त्रिफला आप खाएं तो वो लिखा है कि दोबारा से आप जवान हो जाते हैं। 12 साल? हाँ 12 साल तब तो लगातार। हैं, 12 साल कर सकते लेकिन उसमें अलग अलग तरीके दिए हैं कि वर्षा ऋतु में इसके साथ मिला के खाओ, अच्छा। गर्मी में इसके साथ, पूरा वो एक उसका एक description। अगर नहीं इतना ज्ञान, केवल पानी से लेते रहे तो हाँ भी पानी से चलेगा? लेते रहो, त्रिफला तो अच्छा है, चलेगा। कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। क्योंकि आयुर्वेदा तो इतना डीप है ना, हम हर चीज तो नहीं जान सकते, हमें डॉक्टर ही हाँ बनना ना, पड़ेगा। त्रिफला है, आंवला है, ये आजकल जो पॉपुलर है, गिलोय है, आजकल इवन जो आपकी अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये सब हमारे यहाँ टेबलेट फॉर्म में मिलती हैं। तो ये हम इनको ओवर द काउंटर भी लोगों को देते हैं कि ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे एक तरह से हम जिसको कहते हैं अपनी उसमें कि जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। तो आपके यहाँ जो च्यवनप्राश मिलता है उसमें भी ये सब चीजें हाँ, रहती हैं? च्यवनप्राश तो एक अच्छा अपने आप में एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, और च्यवनप्राश भी एक उत्तम रसायन है। तो इसका नाम च्यवनप्राश क्यों रखा गया है? मतलब ये क्या तो मतलब खैर हुआ इसके इसका? एक च्यवन ऋषि हुए थे, अच्छा, उनके नाम से। तो उन्होंने ये फार्मूला मुझे बनाया लगा कोई काउंटिंग का कुछ नहीं फंडा है। वो चौवन से मतलब नहीं नहीं है, च्यवन ऋषि हुए थे। उन्होंने एक फार्मूला किया था, उनकी एक कहानी है पूरी उसके, जब उन्होंने बना के उसको अपने बॉडी को जो है मजबूत बनाया, रिजुवनेट किया, ऐसी कहानी है उसकी। अच्छा। मिट्टी के बर्तन में खाना तो ठीक था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ग्लास भी मिट्टी का है। हाँ जी, कुल्हड़। कुल्हड़, हाँ। तो हम तो स्टील का ग्लास यूज करते हैं, आपके यहाँ पे? नहीं, जीवाग्राम में हम लोग, ये हमारा एक सेक्शन है यहाँ पर, उसको हम आर्ट थेरेपी बोलते हैं। ओके। तो यहीं पर ये कुल्हड़ बनाए जाते हैं। कई बार ये जो हमारे रोगी आते हैं वो भी बनाते हैं, कुछ चीज़ें बना के ले भी जाते हैं। उसमें एक पार्ट है आर्ट थेरेपी, जिसमें वो पेंटिंग वगैरह करते हैं, पॉटरी होती है, या कुछ क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के। तो वो जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है उसका हिस्सा रहता है हाँ, वो? पेशेंट्स के जो आते हैं ना जो लोग, तो उनका एक पार्ट होता है। स्पेशली इसका पर्पस क्या है कि ये माइंड के लिए बहुत अच्छा है। माइंड को एक तो रिलैक्स करता है, दूसरा आपको जो है अगेन जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ से जोड़ता है। हाँ जी। तो ग्राउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं? ग्राउंडिंग इफेक्ट बहुत होता है। और कोई भी जब आप कोई भी ऐसी आर्ट वाली चीज़ करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी उसमें होती है। तो इस तरह की चीज़ें जीवाग्राम में हम लोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो इसमें अगर देखें तो इको फ्रेंडली है, किसी तरह का कोई इसमें वो तो इसमें जो पानी अब हमने रखा हुआ है, अब इसका गुण बदल गया? मतलब डेफिनेटली जो अर्थ है, तो अर्थ के जो जिसमें भी उसमें मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कुछ लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, कुछ लोग गोल्ड के बर्तन में, तो वो उसका प्रभाव आता है उसमें। तो एक चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं। एक थ्योरी ये भी तो है कि अभी पानी रखा है और हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, इसने सारी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण कर ली, अब हम ये पानी पियेंगे तो भी सारी नॉलेज आत्मसात हो जाएगी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि वाटर जो एलिमेंट्स होते हैं, वाटर जो है वो एनर्जी जो उसके इर्द गिर्द है उससे प्रभावित होता है, जो बातें कर रहे हैं उससे प्रभावित होता है। इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब जैसे पानी दिया और बहुत देर से कुछ बातें कर रहे हैं तो फिर पानी चेंज कर देते थे। ओके, ये नहीं मुझे पता था। ऐसा भी होता था कई। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि खाने की, पहले पुराने ज़माने में पिक्चरों में ही देखा है मैंने कि भोजन की थाली आई, पानी लेके ऐसे चारों तरफ किया। इसकी
कोई theory बहुत है? सारी चीजें हैं। देखो, पहले लोग जमीन पर गांव में रहते थे, जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उसको चारों तरफ ऐसे किया तो कोई इंसेक्ट्स अंदर ना आए, क्योंकि वो एक बाउंड्री बन गई ना उसकी। ओके, जब खाना खा रहे हैं कोई चींटी वगैरह आएगी नहीं। तो अच्छा ये एक तो सिंपल इसका ये लॉजिक है। ओके बाकी थोड़ा सा एक रिस्पेक्टिंग द फूड, जैसे हम पानी किसी को ऑफर करते हैं, एक तरह का एक रिचुअल है ये। पर मेन जो मेरे को समझ में आया वो यही है कि उसके चारों तरफ एक लाइन बना दी आपने, क्योंकि लोग खेत में गांव में काम करते थे, वहीं बैठ के नीचे जमीन पर खाना खाते थे, तो उससे फिर ये कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, क्योंकि पानी का वो एक बाउंड्री बन गया, समझ गीला हो गया ना, गीले में नहीं आएंगे वो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हाँ हैं जी। कि उस जोन में एंटर कर गए कि अब हम भोजन करने वाले हाँ, हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज के जो हमारी क्रियाएं हैं हमारे जो भारतीय संस्कृति में, उसका एक फिजिकल आपको रीजन मिलेगा, लॉजिक, फिर उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी मिलेगा और स्पिरिचुअल भी मिल जाएगा हर चीज का। ये बात तो सही है। चाहे वो आप एकादशी कह लीजिए या कुछ और खाने की बात कर हाँ लीजिए, जी, तुलसी की बात कर एवरीथिंग लीजिए। इज बैक्ड अप बाय साइंस आल्सो एट द सेम टाइम। बिल्कुल, एंड बहुत स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिक है। एंड साइंस का तो कॉम्बिनेशन साथ साथ ही चलता है। हाँ, लेकिन आजकल नहीं मानते लोग, आजकल साइंस को समझते हैं अलग है। नहीं, आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। अगर कोई इसको एक तरफा ले जा रहा है तो फिर वो मिथ्या की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें अब साइंस ने वैलिडेट भी की हैं, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया है, और वो जब वैलिडेट हुआ तो उनको लगा ये तो भारत में तो लोग ऐसे ही कॉमनली यूज़ करते हैं इसको। हल्दी की देख लो आप, हल्दी तो पूरी दुनिया में आजकल इतनी पॉपुलर हो गई है। ये बहुत सारी रिसर्च हुई है हर्ब्स के ऊपर, हमारे जो स्पाइसेस हैं किचन में उनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा जो नॉलेज के जो सोर्स है, हमारे वैदिक नॉलेज है, दिस ऑल साइंटिफिक। कभी मैंने हल्दी के बारे में एक थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि हल्दी का जिक्र आया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि हल्दी में एक कंपाउंड रहता है, मुझे नाम नहीं बोलना आता, क्यूक्यूमिन। तो ये फैट सोल्यूबल है ऐसा लिखा था, और ये टर्मरिक क्योंकि ट्रेंड में आ गया, लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ने लगा, तो टर्मरिक टी आ गई मार्केट में। बट वो फैट सोल्यूबल होने के कारण अगर उस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो जिस तरह से बॉडी को इसे एब्जॉर्ब करना था वो उतना इफेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा हाँ, तो ये ऐसा रिसर्च हुआ है, और इसीलिए हमारे यहाँ हल्दी वाला दूध ज़्यादा चलता था ना। राइट, क्योंकि अब वो फैट के साथ ले रहे हैं। तो हल्दी वाला दूध लें ना कि टी लें। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत कुछ दे रहा है, बहुत सारे डाइटिशियंस मार्केट में आ गए हैं, तो हम डाइटिशियन को फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं हर समय, पूरा दिन, हर दिन कि क्या खाना है, और खा रहे हैं। भले ही हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस चीज़ को खाने का, बट हम वही खा रहे हैं क्योंकि हमें एक थियोरेटिकली पता चल गया ये हमें कुछ अच्छा करने वाला है हमारे साथ, और एक तरफ हमारा मन नहीं है। तो यानी कि मेरे दो रूप बन गए, एक जो खाना चाहता है और एक जो नहीं खाना चाहता है। तो इस तरह की जो मैकेनिकल ईटिंग है जिसमें बॉडी कहीं और ले जा रही है, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है लेकिन आप खा रहे हो उसको जबरदस्ती। हाँ, तो डू यू थिंक कि जितना उसको फ़ायदा देना चाहिए था उतना फ़ायदा दे पाएगी इस तरह की ईटिंग? मतलब सीरियसली, एक कटोरी दाल रोज़ खानी है, एक कटोरी दही रोज़ खाना है, एक प्लेट भर के सलाद ज़रूर खाना है, इतना ज़्यादा मैकेनिकल हो गया है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार डेफिनेटली जो है ना, ये चीज़ें तो हम आयुर्वेद में बताते हैं रूल रेगुलेशन, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो आप रुचिकर होना चाहिए, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके खाने का उसमें टेस्ट होना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती खाएंगे तो फिर भी वो नहीं पचेगा, अपच होगा उससे, फिर आम बनेगा। तो ये थी बात जो आम को रोकना है हमें। अब हमें बाहर से नहीं पता चलता, हम लगता है बॉडी में गया, अब तो वो मतलब बॉडी ने ले लिया उसको। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खाई कि जो आप अपनी इच्छा के विपरीत खाए जा रहे हो उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि आपको किसी ने बताया, तो वो उसका डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है विपरीत उसका, क्योंकि आप जो भी खाएं वो मन प्रसन्न होकर खाना चाहिए ना। आपका मन प्रसन्न नहीं है, आजकल मॉडर्न साइंस भी कह रही है कि अगर आप दुखी मन से खा रहे हैं, एंग्जाइटी में खा रहे हैं, या ऐसे ही खा रहे हैं कि भाई चलो खा लेते हैं, खाने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, तो वो पचेगा नहीं प्रॉपर, क्योंकि आपका माइंड जब शांत नहीं होगा, मन अगर प्रसन्न नहीं होगा तो जूसेस प्रॉपरली निकलेंगे नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं निकलेंगे, पचेगा नहीं, सिक्रीशंस उस हिसाब से नहीं होगा। तो ये जो आम बना, अब इतनी बार हम आम के ऊपर बात कर चुके, किसी की बॉडी में वो आम जाके ब्रेन में, किसी के हार्ट में, किसी के घुटने में, किसी के कहीं जा रहा है, तो क्या इसमें जीवनी शक्ति का रोल है कि किसकी बॉडी में जीवनी शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी में किसी पोर्शन में कम है? सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि
इम्यूनिटी जिसकी जिस पोर्शन को वो वीक देखता है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। हाँ, जहाँ उसको वीक जगह मिलेगी, जहाँ जैसे जो कहीं मिला उसी के घर में घुस समझ गया। गई तो अगर कि घुटने में भेदी है, उसने हाँ, देखा कमजोर खिलाड़ी कौन है, जहाँ इसी को पकड़ वहीं लेते पकड़ हैं, लिया वहीं जाता से भेदना तो शुरू कर वहीं दिया। पर जाके वो बैठ करके रोग ओके। पैदा करता है। तो हम समझें कि अगर हमारी बॉडी में दर्द आ रहा है, ये हमारा शरीर का कमजोर हिस्सा है, हाँ जी, हमें इस पे काम करना चाहिए। डेफिनेटली। इनिशियल सिम्टम है एक तरह का, जैसे आम के कुछ इनिशियल सिम्टम्स मैं बता दूं दर्शकों को। तो जैसे अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में हैवीनेस होता है, या फिर कभी कभार आपको लगता है कि अब थोड़ा मैं लेट जाऊं, सुस्ती आती है, लेजीनेस फील मुझे फील होता करते है हैं, ऐसा फील। और दिन में भी जो है ना कई बार काम करने की इच्छा नहीं होती, थोड़ा आपका जो एक उत्साह कम होता है, अब माइंड जो है माइंड फॉगी रहता है, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि फीवरिश है, मोशन आपका एक बार में क्लियर नहीं होता, या आपने पूछा था कि बहुत लंबा टाइम लगता है सुबह मॉर्निंग में। एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, अगर मॉर्निंग में जो आप जाते हैं टॉयलेट, स्टूल अगर फ्लोट करता है तो आम नहीं है, अगर सिंक करता है तो आम है उसमें। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है जीप पर अगर सफ़ेद कोटिंग है तो आम है, आम है, जीप क्लीन है तो आम नहीं है। तो काफ़ी सारे ये सिम्टम्स हैं जिसको हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर सेमी सॉलिड है, फॉर्म्ड स्टूल नहीं है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, या समटाइम्स स्टूल इज़ वेरी स्टिकी, म्यूकस उसमें होता दिखता ही है लोगों को। तो ये सब आपको संकेत है कि यू शुड बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, खाना थोड़ा कम करो, थोड़ा अग्नि को बढ़ाने के लिए कुछ करो, और आम को पचाने के लिए कुछ करो। श्रोताओं, अपनी जीभ को चेक ज़रूर करें, और वाइट कोटिंग अगर है तो इट शुड बी एन अलार्म फॉर यू। अपने इमोशंस को वॉच करें, अपने बिहेवियर पैटर्न्स आफ्टर द मील्स, कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, ये सारे इंडिकेटर्स देखना शुरू करें, अपने प्रति सेल्फ अवेयर हों। तो इसलिए आयुर्वेद में हम लोग टंग स्क्रैपिंग भी करते हैं मॉर्निंग में, है ना, ताकि जीभ वैसे साफ रहे। ऑयल पुलिंग करते हैं। कई तरह की ऐसी जो दिनचर्या की हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सुबह उठ करके पानी पीना है। कुछ लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, रात को तांबे के बर्तन में पानी रखा, सुबह पानी पिया। कुछ लोग सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, कुछ लोग उसमें गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू डाल के पीते हैं, कुछ लोग दिन भर में गुनगुना पानी पीते हैं, हम लोग भी बताते हैं उसको। तो ये सारी क्रियाएं क्या हैं? बेसिक पर्पस है कि आम नहीं बनना चाहिए और पेट साफ रहना चाहिए। समझ गए। तो ये चीज़ें जो हम कई बारी जो बताते रहते हैं, अल्टीमेटली आप अब समझ जाएंगे सभी लोग कि इसका जो है अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि जो कुछ आप खा रहे हैं वो ठीक से पचे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, आप जो कुछ खा रहे हैं उससे एनर्जी मिले, उससे आपके धातु पुष्ट हों, और आपका वात पित्त कफ जो है बैलेंस रहे। यही सिंपल फार्मूला है। तो ये तांबे वाला भी बहुत ट्रेंड में है। तांबे का पानी भी तो कस्टमाइज होता होगा कि किसकी बॉडी में क्या प्रकृति है, तो किसको कितना लेना चाहिए, कैसे? देखिए, तांबे का बेसिक पर्पस क्या है कि एक तो एंटी माइक्रोबियल गुण इसमें होता है। अच्छा। पुराने समय में भी जो है ना, जहाँ पानी जब स्वच्छ पानी नहीं होता था तो तांबे के बर्तन में भर के रखने से उसके जो है बैक्टीरिया, तो ये फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर का तरह से काम। तो एक तो ये इसमें होता है। दूसरा ये हमारे अगेन कनेक्टेड विद दीपन पाचन करता है, तो थोड़ा डाइजेस्टिव हो जाता है। तांबे के बर्तन में आपने पानी रख के पिया तो थोड़ा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यूथ जो है हमारा, जिसका ऑलरेडी पित्त हाई होता है, उनको भी दे सकते हैं हम? हाँ, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना ना, थोड़ा ही पीना आप सुबह उठ के 1 गिलास पी लीजिए, वो काफ़ी है। अब तो नहीं कि 1 लीटर पी, एक व्यक्ति के लिए 1 गिलास तांबे का पानी एनफ है। हाँ, सुबह पी लीजिए, और रात भर रख दें और सुबह रात भर रखो, सुबह पी लो। ज़्यादा तो मतलब बहुत ज़्यादा आपकी पित्त पर वो ऐसी प्यास ज़्यादा लगती है तो 2 गिलास पी लीजिए, तो 1 गिलास काफ़ी होता है। और इसमें अब देखें तो अभी तो काफ़ी रिसर्च भी हो रही है, कुछ और भी कुछ इसमें लोगों ने देखे, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ये सब में बढ़ रहा था कहीं कि उस तरह की क्वालिटीज़ भी इसमें होती हैं। बट अगेन पित्त प्रकृति वालों को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये उनको चांदी के गिलास में पानी देते हैं। हाँ, चांदी इज कूलिंग होती है। तो वही बात आ गई कि खुद को पहले जानना पड़ेगा तो ही सोल्यूशन सामने आएगा। हर बार आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं ज़रूर से ज़रूर, पर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस होनी ही चाहिए। आयुर्वेद में तो हम कहते हैं 50% आपको खुद कर सकते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ लोग हैं वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जब आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं तो उसमें
उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना। उनको केवल ये चीज़ें बेसिक सीखनी है, दिनचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, राइट। या मेरी प्रकृति क्या है, मेरी अग्नि कितनी स्ट्रांग है, किस समय कफ बढ़ता है, सुबह 6 से 10 बजे तक कफ बढ़ता है, दोपहर को पित्त ज़्यादा होता है 10 से 2 बजे तक, शाम को फिर 2 से 6 वात बढ़ता है, इसी तरह से रात को फर्स्ट फेज में कफ ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फिर पित्त बढ़ेगा, फिर लास्ट फेज में वात वो बढ़ेगा। सर्कैडियन रिदम के तो ये साथ, साइकिल थोड़ी सी हमें मालूम हो, उसके अनुसार हम खाना पीना अपना चूज इसीलिए करें। हमारे जैनिज्म में रात्रि भोजन का तो त्याग है ही हाँ है, जी। साथ ही साथ पानी का भी त्याग है। क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसा पढ़ा था कि 7 से 9 शायद से कफ ऐसा होता है ना, हाँ, कफ 10 बजे तक हाँ, कफ का टाइम होता है। कफ का टाइम होता है और उसमें हम ये पानी चीजें पिएंगे डालेंगे तो कफ तो बढ़ेगा। कफ और बढ़ जाएगा। इसीलिए कई लोग जब सुबह उठते हैं तो पूरा कंजेस्टेड होता है उनका सिस्टम। हाँ जी। तो तो ये सारा ये बेसिक फंडामेंटल अपने बारे में जानना, अग्नि के बारे में जानना, सीजन के बारे में जानना, वात पित्त कफ का थोड़ा सा, तो ये 50% आप खुद कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है, एक तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम हो गया है, दूसरा है आतुरस्य विकार प्रश्न, यानी आप आतुर रोगी बन गए तो फिर क्या है, फिर डॉक्टर के पास जाए, फिर खुद मत बनो डॉक्टर। ये बिल्कुल बहुत पक्की बात है, खुद डॉक्टर नहीं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, और छोटा सा नुस्खा बताएंगे कुछ कि इसमें लौंग डाल दो, इसमें ये उबाल दो, इलायची डाल दो, दालचीनी डाल दो, और कह रहे इसको रोज 21 दिन तक पी लो तो आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। कोई कह रहा है आपके सारी बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक हो जाएगी इससे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आपको रोग होता है तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन करनी चाहिए। किसी की बात मत सुनिए। हाँ, मेंटेनेंस के लिए या रिजुविनेशन के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, हम कहते हैं कि वो ले ले, लेकिन उसको भी देखो कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन है। सही बात। क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं लोग। कोई कह रहे हैं कि आप, ऐसे भी मैंने देखे कि दूध मत पियो, कोई कह रहा है कि बादाम मत खाओ, कोई कह रहा है स्प्राउट्स मत खाओ, कोई कह रहा है पानी में कुछ भी मत डाल के पियो, पता नहीं क्या क्या। बेसिकली मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ नया आना चाहिए, तो ये थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन आप प्लीज गौर फरमाइए कि ये जो लोग आपको थ्योरी दे रहे हैं, आर दे रियली डॉक्टर्स? ये पहला सवाल होना चाहिए। तो अगर जानने के इतने इच्छुक हैं तो डॉक्टर के द्वारा ही जाने, बिल्कुल, तो ज्यादा सही रहेगा। और वो भी अगर आयुर्वेद की कोई बात कर रहा है तो वो देखो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का विषय अलग है। यानी कि मैं भी आज से ज्ञान बांटना शुरू कर दूं, प्लीज नहीं, डॉक्टर से सुनिए। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं डॉक्टर के साथ। देखिए, कोई न्यूट्रिशन की बात कर रहा है तो देखो न्यूट्रिशनिस्ट है क्या, कोई योग की बात कर रहा है तो देखिए वो कोई योगाचार्य है क्या, कोई मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा है कि आप ही का वीडियो देखा, आपसे 2 बातें सुनी, एक वीडियो बना दिया, उसने बना दिया। तो ये नहीं करना है हमें, यही हो रहा है। ना तो हम करें ऐसा और ना हम सुने ऐसे लोगों को। बिल्कुल, आजकल बिल्कुल पक्का यही हो रहा है कि कहीं से सुना और खुद का वीडियो बना के डाल दिया, उसको कुछ नहीं पता। उसके पीछे बहुत सारी चीजें और होती हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको हम नहीं जानते। तो स्टैंड अलोन इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। कई बार कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। अब हमारा पूरा टीवी शो आता है, कई बार हम एक विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहाँ हमने कौन सा नुस्खा बताया। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने वो नुस्खा बताया था, तो मैंने कहा वो उसके लिए बताया था मैंने। सही बात है। आपके लिए अगर पूछना है तो आप थोड़ा बात कर लो कि क्या चाहिए आपको। डॉक्टर प्रताप, अब क्या होने लगा है कि एक ही घर में 2 परिवार के सदस्य हैं जी, एक को एसी के बिना नहीं सुहाता और एक को एसी नहीं सुहाता, तो उन दोनों का साथ बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और हमारे यहाँ तो, हम नॉर्थ में रहते हैं, गर्मी होती ही है, 3-4 महीने ऐसा ही रहता है। अब ये चीज़ पति पत्नी पे जब आती है तो उनका तो और मुश्किल हो गया। उनका तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल हो गई सिचुएशन। तो ये जो गर्मी लग रही है, एसी नहीं, एसी चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं गुजारा हो रहा है। अगर बाहर इतनी गर्मी होती तो सबके लिए होती, तो ये बाहर गर्मी बढ़ रही है या अंदर गर्मी बढ़ रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो डेफिनेटली बाहर ग्लोबल वार्मिंग तो आप जान ही रहे हैं, सब जगह हीट तो बढ़ रही है। और वैसे भी अगर ग्लोबल वार्मिंग भी ना कहें हम, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो आप देखो आज से 25-30 साल पहले किसी किसी के घर में एसी होता था। ज़्यादातर लोग कूलर या पंखे में ही रहते थे और लोग ठीक ठाक रहते थे। अब तो एसी बहुत ज़्यादा लगे तो उनकी जो हीट तो निकल रही है ना बाहर, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो बाहर की गर्मी तो बढ़ रही है। लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मैं थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूँगा। 2 लोग हैं, एक को एसी चाहिए तो वो उसकी प्रकृति हो सकती है। नंबर 1, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, या विकृति हो सकती है, यानी कि उसके अंदर पित्त बढ़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति
हो सकता है कफ प्रकृति का हो। जो कफ वाले लोग हैं उनको एसी नहीं अच्छा लगता, उनको थोड़ा सा भी, मैं कफ प्रकृति का हूँ तो मेरा एसी कभी चलता भी है तो 28-29 पर चलता है। अब मुझे तो आपकी सारी बातें सुनकर लगने लगा है कि मेरी प्रकृति है कौन सी है, मुझे वो क्विज करना पड़ेगा वेबसाइट पे करना जाके। पड़ेगा। तो इसलिए एक तो ये हमें प्रकृति तो डेफिनेटली अपनी समझनी चाहिए, इसमें कोई क्योंकि वो अभी नहीं। मुझे कभी लग रहा है मैं वात हूँ, कभी मुझे लग रहा है दूसरा क्या है, दूसरा ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आपने पूछा कि दो लोग, एक मान लो पित्त है और एक कफ है, तो कैसे रहेंगे? तो ठीक है, आपको अपनी प्रकृति को मेंटेन करना है ना, तो जरूरी थोड़ी आपको एक ही कमरे में सोना है। नहीं, मेरा तो आप कंसर्न जो ये था वो ये कमरे। था कि जिसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है कहीं वो विकृति तो नहीं है? विकृति होती है, मोस्टली विकृति होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति में इतना, एक एनवायरनमेंट में इतना एक्सट्रीम के अंदर दोनों को देखिए फीलिंग आ रही प्रकृति है। में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता वही। है। प्रकृति में नॉर्मली जो है लोग एडजस्ट कर लेते थोड़ा हैं। सा एडजस्टमेंट तो कर तो सकते जिनके हैं। अंदर मान लो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, उनको बहुत ठंडा चाहिए, वो रह नहीं सकते, उनको सफोकेशन फील हो जाएगी। हाँ, उनको आई थिंक कमरे में घुसने से पहले भी आधा घंटा और पहले अगर वात जिसके अंदर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, वात कूलिंग होता है, कफ भी कूलिंग होता है। वात कफ बढ़ा हुआ है तो उसको ठंड ज्यादा लगेगी। उनके ऐसे ही हाथ ठंडे होते हैं वात वालों के, अब हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, शरीर ठंडा रहता है उनका, तो उनको एसी अच्छा नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली दोनों फैक्टर इसमें हैं, एक तो हमारा बाहर का गर्मी भी बढ़ी है और दूसरा आपकी विकृति को, मोस्टली तो विकृति से मैंने देखा। मैंने कई बार, मैं एक बार किसी के यहाँ विजिट कर रहा था तो उसने एसी 16 पर चला हुआ, मुझे डिनर पर बुलाया था, अब मुझे ठंड लगे जबरदस्त, वो उसको पसीना आ रहा है, उसको कहता है कि मैं अगर ये इतना नहीं करूं तो मुझे पसीना आता है। तो उसको अंदर से इतना ज्यादा हीट उसकी बॉडी में, पित्त बढ़ा हुआ है, तो गुस्सा भी ज्यादा आएगा। हाँ, गुस्सा आएगा, पसीना आएगा, सब पसीना आएगा, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये होता है। तो अपनी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है, और विकृति को भी, कई बार हम प्रकृति को विकृति और विकृति को प्रकृति में, ये भी बड़ा अच्छा, बहुत हैं। अच्छा है। देखिए आपकी जो प्रकृति है वो बीमारी नहीं है, यू आर बॉर्न विद नेचर, उसको मत डिस्टर्ब करो आप, उसको छेड़ो मत। लेकिन विकृति अगर है तो फिर डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना। वही, अगर हमें इतनी सारी कॉन्वर्सेशन के बाद अगर ऐसा लगा कि मैं तो वात डोमिनेंट हूँ, पर हमने इसको प्रकृति मान लिया, हो सकता है ये प्रकृति ना हो, एक बार तो हमें समझना ही पड़ेगा जाकर कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बेस ठीक से होना चाहिए हमारा। अभी जो ये मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, फॉर एग्जांपल मी, आप और मेरे जैसे और लोग, हम सब लोगों का फ्यूचर इज टुवर्ड्स ओल्ड एज जी। और ऐसा मैंने सुना कि ओल्ड एज इज वाता डोमिनेंट, जैसे अभी आपने भी बोला कि बचपन इज कफ डोमिनेंट, यूथ इज पित्त डोमिनेंट। हाँ जी। तो एक नेचर का तरीका है ये। और वाता से आपने बोला 80% प्रॉब्लम भी आएंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये तो एक वो हो गया कि ओल्ड एज पहले से थी, वाता डोमिनेंट हो गया, 80% प्रॉब्लम ने घेर लिया, इससे बच भी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए इसीलिए तो मालूम होना चाहिए ना। मान लो आपको मालूम है कि बारिश आने वाली है तो आप उसका प्रबंध करेंगे ना, कुछ आप बाहर जाएंगे तो कुछ अम्ब्रेला वगैरह लेके जाएंगे तो बच जाएंगे आप उससे। तो इसी तरह से जब आप व्हेन यू आर अप्रोचिंग ओल्ड एज, तो वात डोमिनेंट तो आएगा ही, तो उसको डिजेनरेटिव एज बोलते हैं। तो वो जोड़ों में ड्राइनेस हो जाती है, नर्व्स आपकी कमजोर होने लगती है, मसल लॉस होता है, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। आपकी अग्नि जो है वो स्लो हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो सिंपल चीज है, आयुर्वेद में बड़ा अच्छा प्रिंसिपल दिया है कि जो भी दोष आपको जो है बैलेंस करना है, पहले उस दोष की क्वालिटीज को समझ लो। ठीक है। तो वात की क्वालिटीज सरल भाषा में बता देता हूँ। वात एक तो रूक्ष होती है, रूक्ष मतलब ड्राई होती है। दूसरा ये कूल होती है, ठंडी होती है। तीसरा लाइट, बिल्कुल हल्की होती है, एयर जैसे होती है। चौथा मोबाइल होती है, मूवमेंट उसकी चलायमान होती है वो। तो अगर ये 3-4 क्वालिटी हम रफ होती है, ये 3-4 क्वालिटी हम समझ लें तो फिर आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इसको बैलेंस में रखेंगे तो आपकी ओल्ड एज स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी। और बैलेंस में रखने का मतलब उसके जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली चीजें हैं उनको मत खाइए आप ज्यादा। जैसे ठंडी चीजें, रूखी सूखी चीजें, ड्राई क्रंची क्रिस्पी, मूवमेंट ज्यादा नहीं, ट्रेवलिंग, फ्लाइंग, ये सब मोबिलिटी, इवन मेंटल मोबिलिटी, माइंड में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, ठहराव की तरफ जाएं। तो ग्राउंडिंग चाहिए, सिंपल चीज ग्राउंडिंग, और ऑयलिंग चाहिए।
ओके। कोई भी चीज ड्राई है तो तेल लगाना पड़ता है ना, तो आप रोज तेल से मालिश करिए, आपका जॉइंट भी लुब्रिकेटेड रहेंगे, मसल भी स्ट्रांग रहेंगी, नर्व्स भी स्ट्रांग रहेंगी, स्किन के पोर्स खोले रहेंगे। तो पुराने समय में तो लोग मालिश करते थे रोज। ओल्ड तो ये एज में मालिश में फंडा क्या होता है कि मालिश करने के बाद नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, कि गर्म पानी से नहाना चाहिए कि कैसे नहीं, करना मालिश करने के कम से कम आधा पौना घंटा आप नहीं नहाएं तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा ऑयल का जो इफेक्ट है बॉडी में, हीट हुआ है, सर्कुलेशन बढ़ा है। ठीक उसके है। बाद नहाना चाहिए, और नहाने के लिए हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर अच्छा रहता है। ओके। स्पेशली हम ओल्ड एज की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ठंडी चीज़ नहीं चाहिए वहाँ पर, वार्म चाहिए, ठीक वार्म, है, लुब्रिकेटेड, और थोड़ा सा समझ ड्राई नहीं चाहिए। समझे। सूपी टाइप की चीज़ें, तरी वाली चीज़ें खाएं, थोड़ा सा घी का सेवन करें तो ठीक रहेगा, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। एनीवे बॉडी एंड ऑफ द डे हैज़ टू गो वन डे, ऐसा नहीं है। और एजिंग से डरना नहीं है, एज इज जस्ट ए नंबर। हाँ, लेकिन ग्रेसफुली और माइंड अच्छे को जो है, हेल्दी माइंड तरीके को से। यंग रखिए, अपनी एक्टिविटीज़ रखिए, क्रिएटिव रहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहिए। और ख़ासतौर से ओल्ड एज इज़ फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ऐसे तो बचपन से शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में तो हमारे वैदिक कल्चर में पहले जो फर्स्ट पीरियड है, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ कह लीजिए उसको, फिर गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ है, एंड देन संन्यास, मीन्स डिटैचमेंट आप करके दुनिया से, और फिर जिस भी आप में जिसका आपका फेथ है उसमें कनेक्ट करके, ताकि मोक्ष प्राप्ति आप कर सकें। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो कहाँ ओल्ड एज है? कोई ओल्ड एज नहीं है। तो ओल्ड एज में जाने का भी एक तरीका है, हाँ जी। उसमें रहने की भी एक दिनचर्या है। अगर हम वो सब जान के और उस तरह से रहेंगे तो जैसे आज स्वस्थ हैं वैसे ही स्वस्थ नहीं तो रह दुखी सकते रहते हैं लोग। ओल्ड पीपल मैंने देखे हैं, मोस्टली दे आर दुखी, क्योंकि वो अटैचमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, डिटैच नहीं कर पाते अपने आप। तो आपने बहुत अच्छा काम जीवन में किया है, अपनी ड्यूटीज पूरी आपने निभाई है, अब अभी अपने लिए कुछ करिए ना, लिव योर लाइफ। आप अपने लिए कुछ करिए, एक रूटीन बनाइए, सुबह उठिए, उठ करके जो अपना दिनचर्या करिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए, तेल से मालिश करिए, कुछ क्रिएटिव चीज़, कोई म्यूज़िक आप बजाइए, गाइए, डू समथिंग क्रिएटिव। कोई बेस्ट इज रीडिंग। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है ओल्ड एज में। मैं एक पोलैंड में जहाँ जाता हूँ, दैट लेडी इज़ 95 ईयर्स ओल्ड नाउ, और अकेली रहती है, और वो एवरी वीक एक किताब पढ़ के ख़त्म करती है, एवरी वीक, अभी तक भी। सो नाइस। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, ख़ासतौर से जो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्जेविटी। तो मोस्टली मैंने ये देखा है कि लोग एक तो मेंटली ग्राउंडेड रहते हैं, इमोशनली बड़े स्टेबल रहते हैं, और नॉर्मल उनका रूटीन जो है ना, वो एक तरह से एंटी वात, मैं देखता हूँ कि एंटी वात वाला उनका होता है। सो डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की है। मैंने आज अपने लिए भी बहुत कुछ सीखा है, और मैं डेफिनेटली यहाँ पर भी आऊँगी, कंसल्ट भी करूँगी, और अपनी लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशंस करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव लर्न्ड टुडे। जी। तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई मैसेज दीजिए। देखिए, मैसेज बहुत सिंपल है। पूरे जो कन्वर्सेशन में हमने जो बार बार एक चीज़ कही, कि सबसे सिंपल चीज़ ये है कि अपने लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें, बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे पास टाइम अपने लिए नहीं है, सब दुनिया के लिए टाइम है। और आयुर्वेद से थोड़ा जुड़िए। जुड़ने का मतलब इतना ही है कि थोड़ा डेली रूटीन में अपना कुछ चीज़ें आप चेंज करिए, थोड़ा खान पान में चेंज करिए, अपनी प्रकृति को समझिए। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको मैं गारंटी देता हूँ। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, बहुत लोगों को मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, एंड मैनी पीपल हैव कम बैक टू मी, और वो उन्होंने बोला कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने तेल मालिश की बात की, या ऑयल पुलिंग की बात की, या थोड़ा सा सात्विक भोजन की हमने बात की। नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए। तो ये सिंपल चीज़ें आप अगर शुरू करेंगे तो आई एम श्योर बिल्कुल आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, और जीवन का भरपूर आनंद भी आप उठा सकेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस वीडियो में, और आपने स्किप करके देखा है या फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, वापस जाएं। एक एक शब्द जो बोला गया है उसका अपना महत्व है, और एक एक शब्द के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है, इतना इम्पॉर्टेंट है वो। यानी कि आपने अगर पूरे वीडियो को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, तो इट कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ देखें, बट आराम से देखें और समझें उस बात को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एज वेल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार। मैं ज़रूर आपसे दोबारा से मिलना चाहूँगी जरूर, और जरूर। क्वेश्चंस के साथ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में लिखिए, सो दैट हम दोबारा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें
कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर वो हमें दे सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जय नमस्कार। जिनेंद्र, नमस्कार।